मुकेश माथुर के इस प्रश्न पर मानसी ने सहज सुसंयत स्वर में उत्तर दिया। मैं उनके कत्ल की सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी। हालांकि ये बात सही है कि मेरे और उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इसकी वजह ये भी नहीं थी कि मैं उनकी जान ले लेती। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लॉज पर वारदात वाले दिन कब पहुंची थी? मुकेश माथुर ने प्रश्न किया। 12:30 तो तब मेरे ख्याल से बज ही चुके थे। एक गवाह का कहना है कि 12:30 से थोड़ा पहले। मुझे पूरा अंदाज़ा है कि वो गवाह कौन है, जिसकी तवज्जो अपने काम के अलावा हर तरफ लगी रहती है। लेखक होते ही ऐसे हैं। आप मेरे सवालात की तरफ तवज्जो रखिए। 12:30 से थोड़ा पहले आप लॉज पर पहुंची? हाँ। आपने क्या देखा? मैंने उन्हें नीचे नहीं देखा, अपने स्थापित रूटीन के मुताबिक, जबकि उस घड़ी उन्हें नीचे ही होना चाहिए था। रूटीन ही तो। इस सिलसिले में उन पर कोई पाबंदी तो आयद नहीं होती थी। वो घर के मालिक थे, जब चाहे कहीं भी जा सकते थे। तो ये क्या बात हुई कि रूटीन के खिलाफ ऊपर चले गए होंगे? सूझा, लेकिन मैं क्या कहूँ। लॉज में उस वक्त ऐसा मरघट का सन्नाटा छाया हुआ था कि मेरा दिल कहता था कि ऊपर कोई नहीं था। एक बात और भी थी जिसने मुझे कदरन सस्पेंस में डाल दिया। हॉल में टेबल पर 2 चिट्ठियाँ पड़ी थीं, जिनके लंबे लिफाफों को साफ जानना पड़ता था कि खोला नहीं गया था। वो चिट्ठियाँ भी जाहिर करती थी कि अंकल ने उन्हें नहीं देखा था। देखा होता तो चिट्ठियाँ या तो उस टेबल पर नहीं होती, होती तो खुली पड़ी होती। तब किसी अज्ञात आशंका से मेरा दिल लरजने लगा था। मुझे लगा कि कोई अनहोनी हो गई है। कैसी अनहोनी? जैसे कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया हो या ब्रेन हेमरेज हो गया हो। कुछ में अंकल 68 साल के थे। इस उम्र में तो कुछ भी होना मुमकिन हो सकता है ना। ठीक, फिर आपने क्या किया? पहले मैंने उन्हें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सब जगह तलाश किया। फिर मैं ऊपर गई तो आपने उन्हें बेडरूम में मरा पड़ा पाया। हाँ। कैसे? क्या पोजीशन थी? रिक्लाइनर के सामने फर्श पर औंधे मुंह यूं पड़े थे कि एक कुशन में उनका मुंह धंसा हुआ था। आपको कैसे जाना कि वो मरे पड़े थे? जी, मुमकिन था कि बेहोश हुए हों। उसके शरीर ने फिर एक जोर से झुरझुरी ली। फिर उसने मजबूती से इंकार में सर हिलाया। वो जिंदा हो ही नहीं सकते थे। उनका पोज ही इस बात की चुगली कर रहा था। जिंदा होते तो कहीं पीठ हिलती दिखाई देती, गर्दन में या कंधों में कहीं जुम्बिश होती। तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। और ये कैसे जाना कि दिल का दौरा नहीं पड़ा था या ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ था? मेरे दिल ने गवाही दी। फिर मेरा हवाला उनके पोज की तरफ है, जो किसी और बात की तरफ इशारा करता था। कत्ल की तरफ। हाँ। कत्ल की कोई वजह सूझी? नहीं, उस घड़ी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब जानती हूँ कि जीटाप्लेक्स के ओवरडोज से ये सब हुआ। अब बराए मेहरबानी आप अपनी उस रोज़ की लॉज पर विजिट की वजह बता दीजिए। इससे पहले सोलंकी बोला, प्रोसिक्यूशन गवाह से कुछ पूछना चाहता है। गवाह अपना बयान मुकम्मल कर ले, फिर ये एज पर प्रोसीजर ही आपके हवाले होगा। प्रोसिक्यूशन अभी कुछ पूछना चाहता है। ऑनरेबल कोर्ट से परमिशन की दरख्वास्त है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मैडम, अभी जो कुछ आपने कहा उसका मतलब ये हुआ कि आपको 12:30 बजे ही कत्ल की खबर थी। सोलंकी ने बोला। हाँ, मेरे ख्याल से तब तक टाइम 12:30 से काफ़ी ऊपर हो चुका था। जितना मर्जी ऊपर का हो चुका हो, मैंने एक अप्रॉक्सीमेट टाइम का जिक्र किया। टाइम 12:30 से ऊपर था या नीचे, आजू था या बाजू था, इस बात को छोड़िए। मेरे सवाल की तरफ तवज्जो दीजिए। आपको वारदात के दिन बुधवार 10 अगस्त को 12:30 बजे ही कत्ल की खबर थी या नहीं थी? हाँ, थी। इस बात की भी खबर थी कि आपके हतप्राण अंकल ने आपके पति को फ़ोन करके उन्हें शाम 5 बजे लॉज पर आने को बोला हुआ था। हाँ। वो शाम को जाते तो उन्हें मालूम पड़ता कि अंकल मर चुके थे या उनका कत्ल हो गया था। हाँ। लिहाजा जो बात आपको 12:30 बजे से मालूम थी, वो उन्हें 5 बजे मालूम होती। हाँ। तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था लाश पर निगाह पड़ते ही आप पुलिस को फ़ोन करती और उन्हें वारदात की खबर करती? लाश देखकर दहशत से मेरे प्राण निकलने को हो गए थे। मैं फ़ौरन वहाँ से भाग गई। ओके, भागकर कहाँ गई? अपने घर। आपके पति वहाँ मौजूद थे? हाँ। आपने उन्हें वारदात की खबर की? नहीं। क्यों? क्योंकि तब भी आप पर दहशत सवार थी। मुंह नहीं खुल रहा था यार। क्या बात थी? उसके मुंह से बोलना फूटा।
कैसी रिश्तेदार थी आप राजपुरिया साहब की? मरने वाला कोई गैर नहीं, आपके ससुर की हैसियत रखने वाला बुजुर्ग था। आपने अपना फ़र्ज़ पहचाना होता, अपनी जिम्मेदारी समझी होती, उस पर कोई फौरी अमल किया होता, तो यूँ लाश 4.5 घंटे पहले बरामद होती। तब मुमकिन था कि कातिल वक्त से पहले पकड़ा गया होता। कोई बड़ी बात नहीं कि कातिल तब भी अभी अभी वाला वही होता। ये तो मुमकिन नहीं था। मानसी ने तमक का सर उठाया। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं था? साफ जान पड़ता है कि अंकल की डेथ हुआ काफ़ी अरसा हो चुका था। आप कहती हैं कि दहशत से आपके प्राण निकलने को थे, लेकिन ये बारीकी आपकी निगाह ने नोट कर ली। मैं क्या कहूँ, आपने मेरी हर बात में मिनमेख ही निकालनी है, तो आप दावे से कह सकती हैं कि तब अंकल को मरे काफ़ी टाइम हो चुका था। दावा करना तो सर एक्सपर्ट का काम होता है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं, बस यही कह सकती हूँ कि मेरे को बराबर ऐसा लगा कि वो बहुत अरसे से वहाँ मरे पड़े थे। मुंह के बल सूरत नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन हाथ पांव अकड़े हुए साफ जान पड़ते थे। ओके, आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट योर ऑनर। ये पॉइंट नोट किया जाए कि इस गवाह का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि कत्ल 10 और 10:35 के करीब हुआ हो सकता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि 10:35 पर प्रचारक को कॉल बेल का जवाब ना मिलने की यही वाजिब वजह थी कि मकतूल का उस वक्त से थोड़े ही पहले कत्ल होकर हटा था। और ये बात गवाह शिवराज अटवाल के बयान से पहले भी स्थापित हो चुकी है कि मकतूल सुबह 10 बजे जिंदा था। यूं डिफेंस का ये दावा भी खारिज होता है कि कातिल डिफेंस द्वारा प्रोजेक्टेड 2 मर्डर सस्पेक्ट्स में से कोई था, कमला सारंगी और दिलीप नटके में से कोई था, जिनके नाम बतौर ऑल्टरनेट कातिल सरकाने की डिफेंस ने भरपूर कोशिश की। योर ऑनर, मुकेश बोला, प्रोसिक्यूशन के अभी पेश किए गए हर दावे की बुनियाद इस कयास पर है कि गवाह मानसी राजपुरिया की लाश की बाबत ऑब्जर्वेशन करेक्ट थी। मानसी राजपुरिया एक हाउसवाइफ है। कोई मुझे समझाए कि कैसे एक मेडिकल या फॉरेंसिक सिचुएशन पर इनके ऑब्जर्वेशन को एक्सपर्ट ओपिनियन का दर्जा दिया जा सकता है। गवाह कमला सारंगी मौका वारदात पर 11:10 तक थी। गवाह दिलीप नटके 11:30 के थोड़े बाद के किसी वक्त पर वहाँ था। लाश इस गवाह ने 12:30 बजे के कहीं बाद बरामद की और अपनी राय जाहिर की कि कत्ल हुआ काफ़ी अरसा हो चुका था। मेरा सवाल ये है कि इस संदर्भ में क्या 11:30 बजे का टाइम काफ़ी अरसा नहीं होता? 11:10 का टाइम काफ़ी अरसा नहीं होता? काफ़ी अरसा का मतलब यही क्यों निकाला जा रहा है कि वो 10 और 10:35 के बीच का कोई वक्त था। काफ़ी अरसा एक कंपैरेटिव टर्म है, तुलनात्मक संज्ञा। इसका मतलब प्रोसिक्यूशन की समझ और सहूलियत के तहत 2 घंटे हो सकता है, तो 1 घंटा क्यों नहीं हो सकता? 4 घंटा क्यों नहीं हो सकता? जज ने सोलंकी की तरफ देखा। सोलंकी से कोई जवाब देते नहीं बना। द विटनेस कैन नॉट क्वालिफाई एज एन एक्सपर्ट, जज बोला। दिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में बी डिसकंटिन्यूड। प्रोसिक्यूशन ने गवाह से कुछ और पूछना है? यस सर। सोलंकी बोला तो उसके स्वर में पहले जैसा जोश नहीं था। मैडम, आपको वारदात से बहुत बहुत पहले वारदात की खबर थी, फिर भी आप अब उसकी बात मुकम्मल खामोशी अख्तियार की रहीं, तो खामोशी बेसबब तो नहीं होगी। बराए मेहरबानी कम से कम अब तो वजह बयान कीजिए कि क्यों आप खामोश रहीं। आप पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं, बेवजह तो आपने ऐसा नहीं किया होगा। वजह थी, मैं नहीं चाहती थी कि किसी को, ख़ास तौर से मेरे पति को मालूम होता कि मैं अंकल से मिलने लॉज पर गई थी। क्यों? ये बताना ज़रूरी है? मैंने आपके सवाल का जवाब तो दिया, वजह बता तो दी कि क्यों मैं कत्ल की बाबत खामोश रही। मुकम्मल वजह बयान कीजिए। आपने कत्ल की बाबत अपनी खामोशी की वजह बताई। अब ये बताइए कि आपके पति को या किसी को भी आपकी लॉज की उस रोज़ की विज़िट की खबर लग जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? बताना ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है। नहीं भूलिए, आप सेशन कोर्ट में गवाह के कटघरे में खड़ी हैं। अगर आप ये दावा करें, मुकेश ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला, कि जवाब आपको लांछित कर सकता है, तो आप जवाब देने से इनकार कर सकती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सोलंकी बोला। मिस्टर माथुर गवाह को गुमराह करने वाली शरारती सलाह दे रहे हैं। आई एम डूइंग नो सच थिंग योर ऑनर, मुकेश बोला। मैं गवाह को केवल उसके अधिकारों से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ।
फिर क्या ये भी याद दिलाना होगा कि कटघरे में खड़ा गवाह डिफेंस की तरफ से कोर्ट में पेश है, ना कि प्रोसिक्यूशन का गवाह है। मुझे नहीं, मेरे किसी प्रियजन को लांछित कर सकता है, लेकिन मैं जवाब देने को तैयार हूँ। जज ने सहमति में सर हिलाया। अंकल मेरे से नाखुश थे। एक अरसे से अपनी नाखुशी छुपाने की वो कोशिश नहीं करते थे। उनका लाडला भतीजा शादी के 11 साल बाद भी अभी तक बाप नहीं बन सका था, और इस बात के लिए वो मुझे जिम्मेदार ठहराते थे। पिछले एक अरसे से अंकल ये हिंट ड्रॉप कर रहे थे कि मेरा पति शांतनु इसी बिना पर मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर ले, ताकि वो उसकी औलाद को अपना वारिस करार दे सके। हाल में तो अंकल इस बाबत हिंट ड्रॉप करने की जगह हुक्म दंदनाने लग गए थे, और हुक्म के निशाने पर मैं होने लग गई थी कि मैं तलाक की कार्रवाई पूरी करूं और उनके भतीजे का पीछा छोड़ूं। वारदात वाले दिन मैं इसी संदर्भ में उनसे बात करने गई थी। उन्हें समझाने गई थी कि ये जो बात उनके मन में बैठी हुई थी, मेरे में कोई खामी थी जिसकी वजह से मैं गर्भ धारण नहीं कर सकती थी, गलत थी। मेरे में कोई परेशानी नहीं थी, और ये प्रूवन मेडिकल फैक्ट है। लिहाजा अगर अंकल के उकसाए बिना मेरा पति इस बिना पर कोर्ट में तलाक का केस दायर करता है कि मैं बांझ थी, तो केस धराशायी होकर रहता, लेकिन तलाक हरगिज़ नहीं हो पाता। तो हकीकत क्या थी? वही जो मैं ज़बान पर नहीं लाना चाहती। मेरे मां ना बन पाने के पीछे वजह मैं नहीं, मेरा पति है, और ये भी एक मेडिकली प्रूवन फैक्ट है। उस रोज़ मैं अंकल के दरबार पर अपनी यही फरियाद लगाने गई थी कि अंकल तलाक पर जोर देना बंद करें। उनकी ज़िद पर कोर्ट में तलाक का केस लगा तो वहाँ उनके भतीजे के बतौर खाविंद किरदार पर जो छींटे उछलेंगे, उससे अंकल का खुद का दामन भी दागदार हो जाएगा। अब आप बताइए वकील साहब कि कैसे मैं अपने पति को बता सकती थी कि अंकल मेरे से क्या चाहते थे, वो मेरे पर किस तरह का नाजायज़ दबाव डाल रहे थे, और क्या इसकी परिणति होने वाली थी। लॉज पर जो मैंने देखा था, अगर मैं उसका अपने पति से जिक्र करती, उसे ये बात मुझे बतानी पड़ती कि क्यों मैं वहाँ गई थी, क्योंकि वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ था कि मैं पहले कभी भी अपनी मर्जी से अकेले लॉज पर नहीं गई थी। अंकल की मौत के साथ तलाक का बदमज़ा किस्सा तो ख़त्म था, इसलिए मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अदालत में सन्नाटा छा गया। आप अंकल को पीछे लॉज पर मरा छोड़कर आई थी? हाँ, तलाक के बदमज़ा किस्से के ख़त्म करने के लिए, अंकल की नाजायज़ नादिर शाही मांग से पीछा छुड़ाने के लिए आपने अंकल का खून नहीं किया। मेरा ईश्वर गवाह है, मैंने कभी ऐसा ख्याल तक नहीं लाया। ओके, गवाह की भवें उठी। क्या ओके? मैंने आपकी बात पर विश्वास किया। ओह योर ऑनर, सोलंकी बोला, प्रोसिक्यूशन डिफेंस की दरिया दिली का कायल है। फिर भी प्रोसिक्यूशन की कोर्ट से दरख्वास्त है कि गवाह के बयान के उस हिस्से को नज़रअंदाज न किया जाए जिसमें इन्होंने इस बात की पुष्टि की कि कत्ल लॉज पर इनकी आमद से बहुत पहले हो चुका था। इस गवाह का बयान मुलजिम कमलेश दीक्षित के अपराध का अतिरिक्त सबूत है। बहरहाल प्रोसिक्यूशन ने इस गवाह से कुछ और नहीं पूछना, डिफेंस ने भी नहीं। मुकेश बोला, मैडम आप जा सकती हैं। मानसी कटघरे से हट गई। लंच के बाद अदालत फिर लगी। मेजर ब्रजेश सिंह बतौर गवाह अदालत में पेश हुए। मुकेश ने उससे सवाल पूछना शुरू किया। आपका गाड़ी चलाने का स्टाइल इधर सारे इलाके में मशहूर है। आपकी कार आपकी शिनाख्त है, उसका शोर आपकी सिग्नेचर ट्यून है, जिसकी वजह से लोगों को पहले ही आपकी आमद की खबर लग जाती है। हाँ, वो क्या है कि कार का साइलेंसर ख़राब है। इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई और ख़राबी आए तो गाड़ी वर्कशॉप भेजूँ, तब तक साइलेंसर को भी ठीक कराऊँ या चेंज कराऊँ। तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं आप? 3 महीने से, और आगे अभी शायद 6 महीने और लगे। मुमकिन है, गाड़ी कोई ज़्यादा तो चलती नहीं है। गोरे से बाहर कहीं जाना हो तो ट्रेन या बस से जाता हूँ। आपकी ड्राइविंग की तेज़ रफ्तार भी तो मशहूर है। गलत मशहूर है साहब। वो क्या है कि गाड़ी रोकते वक्त मुझे ब्रेक एकाएक और ज़ोर से लगाने की आदत पड़ी हुई है, जिसकी वजह से देखने वालों को, बोले तो सुनने वालों को लगता है कि मैं तेज़ चला रहा हूँ। मैंने आज तक कभी कोई मामूली एक्सीडेंट भी नहीं किया। योर ऑनर, सोलंकी बोला, यह अदालत है या क्लब? ये गवाह का बयान लिया जा रहा है या उससे गप्पे लगाई जा रही हैं? योर ऑनर, आई एम लेइंग अ फाउंडेशन। मैं बुनियाद बना रहा हूँ, मुकेश ने कहा। किस बात की बुनियाद बना रहे हैं आप? इस बात की
वारदात वाले दिन जिन लोगों के क्रिस्टल लॉज में पांव पड़े थे उनमें ये गवाह भी था, और इसकी आवाजाही पर किसी की खास तवज्जो उसकी शोर करती कार की वजह से गई थी, जिसका कि अभी गवाह ने साइलेंसर खराब बताया। कार का शोर मेजर सिंह के सिग्नेचर ट्यून है, जिसकी वजह से किसी की तवज्जो इनकी आमद पर भी गई और वापसी पर भी गई। मैंने लेखक दिवाकर चौधरी के बनाए लोगों की लॉज पर आवाजाही के टाइम टेबल की जो सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में सबमिट की है, योर ऑनर, यदि उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस गवाह का नाम भी उस टाइम टेबल में दर्ज है। ओके, गो अहेड। थैंक यू। मेजर साहब, वारदात की सुबह आप लॉज पर गए थे? हाँ, गया था। इसमें मुकरने वाली कौन सी बात है? और इतनी मामूली बाबत के लिए कोई फाउंडेशन बनाने जैसी जहमत करने की क्या ज़रूरत है? आप 12:15 लॉज पर पहुंचे थे? हाँ, लेकिन फ़ौरन ही वापस लौट पड़े थे। हाँ, वजह? मैंने वहाँ किसी को देखा था। मैं नहीं चाहता था कि उसे वहाँ मेरी मौजूदगी की खबर लगती। किसको देखा था? मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको देखा था उसके खातिर नाम नहीं लेना चाहता। आप गवाह के कटघरे में खड़े हैं साहब। आपने शपथ ग्रहण की है कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपको उस शपथ का सदका देता हूँ कि कोर्ट को आप बताएं कि आपने किसको वहाँ देखा था। वो फिर हिचकिचाया। कम ऑन, डोंट ड्रामेटाइज द मोमेंट। कमला सारंगी। आपने अपनी लॉज की ब्रीफ विजिट के दौरान कमला सारंगी को वहाँ देखा? हाँ। तब आप कहाँ थे? हॉल में था। मैंने मेन डोर से भीतर कदम रखा ही था कि मुझे सीढ़ियों पर कमला सारंगी दिखाई दी थी। चढ़ती या उतरती? ना चढ़ती ना उतरती। वो बीच में एक सीढ़ी पर ठिठकी खड़ी थी और लगता था कि जैसे कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। और आप चुपचाप लौट पड़े? हाँ, तब मैंने यही मुनासिब समझा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि कमला सारंगी आपको वहाँ आया देखती। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसको पता चलता कि मैंने उसको वहाँ देखा था। वजह सबको पता है। आपका इशारा मकतूल की वुमनाइजर वाली रिप्यूट की तरफ है। अब मैं क्या कहूँ? आपने कमला सारंगी को वहाँ देखा था तो उसे मकतूल से फिट औरत समझा था, और क्या समझता? जवाब दीजिए। जो बात वैसे ही सारे इलाके में मशहूर थी। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ। क्या हाँ? मैंने उसे मकतूल से फिट औरत समझा। उसे मैंने देखा था, उसने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैंने उसी की खातिर वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा था। उस वक्त टाइम क्या हुआ होगा? टाइम का मुझे ध्यान नहीं। अंदाज़ा बताइए। अंदाज़ा क्या बयान करूं? जब मेरे लॉज में दाखिल होते ही वो मेरी निगाह में आ गई थी, तो वक्त तब वही तो रहा होगा ना जो मेरे पहुंचने का था। 12:15 का? आप कहते हैं तो मैं कहता हूँ। ओके, 12:15 आप लॉज पर क्या करने गए थे? जी? विजिट का प्रयोजन क्या था? कमला सारंगी की सूरत में विघ्न न आया होता तो क्या काम था आपका वहाँ? अच्छा, वो मैं राजपुरिया साहब से कुछ पर्सनल बात करना चाहता था। क्या पर्सनल बात? एक ही बार में बता दीजिए। वो क्या है कि इस वक्त मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैं बोरीवली में फ़्लैट खरीदना चाहता था, जिसके लिए मैंने नेशनल बैंक की लोकल ब्रांच से लोन की एप्लीकेशन दाखिल की थी। उसमें कुछ अड़चनें आ रही थीं, तो मैं इसीलिए आया था कि वो मेरी सिफारिश कर दें ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए और मुझे लोन मिल जाए। तो आप इस वजह से उस रोज़ लॉज पर गए थे? हाँ, लेकिन कोई बात बनी नहीं। मैं फिर लौट सकता था, इसलिए नहीं रुका था। वजह मैंने बता ही दी आपको। तो कमला सारंगी को आपने वहाँ देखा था, उसकी खातिर आप नहीं चाहते थे कि उसको इस बात की जानकारी होती। हाँ। आप कोर्ट में कब पहुँचे थे? लंच आवर में ही पहुँचा था। फिर तो लंच से पहले की इस कोर्ट की कार्यवाही की आपको कोई खबर नहीं होगी। मसलन ये नहीं मालूम होगा कि सुबह यहाँ कमला सारंगी का भी बयान हुआ था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। जिसमें उसने सब कुछ सच सच बयान किया है। ये भी कि वो वारदात वाले दिन लॉज पर गई थी, कुछ नहीं छुपाया था। वेरी गुड। लेकिन आपको उसके बयान की कोई जानकारी नहीं। क्यों? होनी चाहिए थी। ज़रूरी नहीं, लेकिन होती तो आप फ़ायदे में रहते। कैसे? तो आपका बयान कुछ अलग होता। मैं आपको समझाता हूँ। मेजर साहब, इस तथ्य को प्रमाणित करने को एक गवाह मौजूद है कि आप 12:15 लॉज पर मौजूद थे, और ये भी कि ये एक प्रामाणिक तथ्य है जिसकी उसी गवाह ने तस्दीक की है। कमला सारंगी 11:10 तक लॉज से चली गई थी।
अब बराए मेहरबानी आप कोर्ट को ये बताइए कि 12:15 लॉज पर पहुँचे आपने क्यों कर कमला सारंगी को वहाँ देख लिया, जबकि वो वहाँ से पहले ही जा चुकी थी। गवाह गड़बड़ाया, बौखलाया, बेचैन दिखाई देने लगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सोलंकी बोला। मिस्टर माथुर अपने गवाह से ही जिरह कर रहे हैं। ये डिफेंस की मजबूरी है। गवाह झूठ बोल रहा है, जिसकी कि डिफेंस को उससे अपेक्षा नहीं थी। गवाह डिफेंस को और कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे गवाह का दर्जा हॉस्टाइल विटनेस का होता है और उसके साथ आर्ग्यूमेंटेटिव होना ज़रूरी हो जाता है। मुकेश ने बोला। डिफेंस साबित कर सकता है कि गवाह झूठ बोल रहा है? जज ने पूछा। यस योर ऑनर, द कोर्ट रिजर्व्स इट्स रूलिंग। अगर डिफेंस अपने दावे पर खरा उतर कर ना दिखा पाया तो प्रोसिक्यूशन के ऑब्जेक्शन को सस्टेन माना जाएगा और गवाह का ये हिस्सा खारिज माना जाएगा। डिफेंस में प्रोसीड विद द विटनेस। थैंक यू योर ऑनर। मेजर साहब जवाब दीजिए, मुकेश ने फिर पूछा। ज़रूरी टाइम में कोई कन्फ्यूज़न है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ऑनरेबल कोर्ट इस विषय में पहले से आश्वस्त है, मुकेश ने बोला। ज़रूर कोई कन्फ्यूज़न है। शायद मैं कदरन जल्दी पहुंचा था या फिर कमला सारंगी लेट वहाँ से निकली थी। कितना टाइम गैप हो सकता है इस बीच में? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या इससे ज़्यादा? उससे जवाब देते न बना। आपका शायद तब इफ़ेक्टिव होता जबकि आप 30-35 मिनट पहले पहुँचे हो और कमला सारंगी 30-35 मिनट बाद चली गई हो। शायद ऐसा ही हुआ हो। नहीं हो सकता, क्योंकि आपको खबर नहीं है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट को खबर है कि बीच में अभी एक और शख्स की भी लॉज में विजिट स्थापित है। दिलीप नाटके ने इस अदालत में आपकी जगह खड़ा होकर खुद अपने बयान में कबूल किया था कि वो 11:30 लॉज पर पहुंचा था और 10-15 मिनट वहां ठहरा था। टाइम के कन्फ्यूज़न की आपकी थ्योरी कबूल की जाए तो यकीनन दिलीप नाटके ने या कमला सारंगी जो अभी वहीं मौजूद आपने उसे देखा था, वहाँ से रुखसत होते देखा था, या उसने आपको वहाँ पहुँचते देखा होता। आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। इसलिए टाइम में कन्फ्यूज़न की दुहाई में पनाह पाने का ख्याल तो अब आप छोड़ ही दें तो अच्छा होगा। हकीकत ये है कि आपने वहाँ कमला सारंगी को देखा ही नहीं था, क्योंकि टाइम फैक्टर मैच नहीं करता। आपने वहाँ कुछ और देखा था जिसने आपको वहाँ से उल्टे पांव कूच करने पर मजबूर किया। मिस्टर ब्रजेश सिंह, अगर आप कातिल नहीं हैं तो हकीकत बयान करने में कोई हर्ज नहीं। कातिल हैं तो हकीकत आपकी खामोशी और असहयोग के बावजूद उजागर होकर रहेगी। और हकीकत का जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि आपने लॉज में कमला सारंगी को नहीं, अभय सिंह राजपुरिया की लाश को देखा। अब अगर उसे लाश बनाने वाले खुद आप नहीं थे, नो नेवर, तो बोलिए सच क्या है? वो फिर खामोश रहा। योर ऑनर, सोलंकी बोला, मिस्टर माथुर अपना एक वाइल्ड गैस अपने ही गवाह पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाइल्ड गैस नहीं है, ये वेल डेलिब्रेटेड, वेल कैलकुलेटेड गैस है। इट वेरी वेल स्टैंड्स टू रीजन। कहीं कोई पहुंचे तो वहां से यूं एकाएक कूच नहीं कर जाता। भूत देख लिया क्या इन्होंने? बावजूद इसके महज एक अंदाजे के सहारे ये हकीकत है जिसको स्थापित करने के लिए गवाह उपलब्ध है। ब्लफ है जो कहता है कि 12:15 कमला सारंगी लॉज पर नहीं अपने घर पर थी। कौन है वो गवाह? मुकेश ने प्रचारक गोविंद सुर्वे की बाबत कोर्ट को बताया। सोलंकी धीरे से वापस बैठ गया। ओवर रूल्ड, जज बोला। थैंक्स योर ऑनर। मुकेश फिर गवाह से मुखातिब हुआ। जवाब दीजिए मेजर साहब, कबूल कीजिए, आपने लॉज में मकतूल को मरा पड़ा पाया? हाँ, बेडरूम में, जो कि मास्टर बेड कहलाता है, जो कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है। हाँ। आप ऊपर क्यों गए? क्योंकि राजपुरिया साहब नीचे नहीं मिले थे। तो आवाज़ देते। जवाब नहीं आया था कोई, इसलिए मैं ऊपर गया। किस उम्मीद से? राजपुरिया साहब सोए पड़े होंगे, दोपहर बाद तक सोए पड़े रहे होंगे। बेडरूम सोने के लिए नहीं होता, रेस्ट करने के लिए भी होता है। तबीयत खराब हो तो इंसान बेडरूम पर ही होता है। हाँ, तो फिर जब आपने नीचे सुने आवाज़ दी तो आपको कोई जवाब नहीं मिला। आवाज़ शायद ऊपर नहीं पहुंची होगी। मुझे नहीं मालूम था असलियत में कि राजपुरिया साहब उस घड़ी ऊपर मरे हुए हैं। बहरहाल आपने उन्हें आवाज़ लगाई, जवाब नहीं मिला तो आपने ये सोचा कि
मैं ऊपर जाकर ही उनसे मिल लेता हूँ। हाँ, मैं ऐसी डिसेंसीज और ऐसी फॉर्मेलिटीज़ के मूड में नहीं था। मैं गुस्से में था। असल में मैं भड़का हुआ था। हर हाल में राजपुरिया साहब से मिलना चाहता था। मेरे उस वक्त के मिजाज ने मुझे उतावला बना दिया था। मु- मैं बेचैन था। मुझे यही सूझा कि ऊपर जाकर उन्हें देखना चाहिए। किसी के घर में यूं विचरना तहजीब के खिलाफ होता है, बल्कि तमीज़ के खिलाफ होता है। और किसी की बिहाता बीवी पर मैली निगाह डालना भी तहजीब के खिलाफ होता है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जो मेरी बीवी महिमा सिंह के साथ गुजरी थी, मेरी निगाह में उसके लिए राजपुरिया साहब भी जिम्मेदार थे। इसलिए उस घड़ी मैंने जो कुछ भी वहाँ किया, मुझे उसमें कोई नुक्स नहीं दिखाई देता। सच पूछें तो ये तहजीब तमीज़ जैसी फैंसी बातों का उस घड़ी मुझे ख्याल तक नहीं आया था। तो असल वजह यही थी आपके लॉज बचाने की। हाँ, अब वो बैंक लोन वाली मकतूल की सिफारिश वाली कहानी, वो आपने कटघरे में खड़े हाथों गढ़ ली। लोन वाली बात जेन्युइन थी, लेकिन इसमें कोई अडंगा नहीं था जिसकी वजह से मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत पड़ती। तो जब आपसे पूछा गया कि आप लॉज में क्यों गए, तो आपने झूठी बात क्यों बताई? आप ऊपर गए। बहरहाल आप इस बात पर रहिए। आपने वहाँ मास्टर बेडरूम में फर्श पर मकतूल को मरा पड़ा पाया। हाँ। लाश की हालत क्या बताती थी? क्या तभी मौत होके हटी थी? नहीं, मेरे ख्याल से मौत को काफ़ी वक्त हो चुका था। इस ख्याल की वजह? मैं कोई वजह बयान नहीं कर सकता। वहाँ माहौल में मौत व्याप्त थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी देर से वो वहाँ मरे पड़े थे। तो उस घड़ी आपको ये नहीं सूझा कि वो एक कत्ल का केस था? सूझा तो सही था, अलबत्ता ये नहीं सूझा कि क्यों कर कत्ल का केस था। कत्ल हुआ था तो कैसे हुआ था? और मुझे लगा कि फर्श पर लुढ़के पड़े कॉफ़ी के मग का किसी न किसी तरीके से कत्ल में रोल था। लिहाजा आप एक कत्ल के गवाह थे। हाँ। तो आपने फ़ौरन पुलिस को खबर क्यों नहीं की? जवाब दीजिए। क्योंकि मुझे अंदेशा था कि कत्ल मेरी बीवी ने किया है। ऐसा सोचने की कोई ठोस वजह? लाश के करीब मेरी बीवी के कान की एक बाली पड़ी थी। आपकी बीवी के कान की? डेफिनेटली। मैं अपनी बीवी की बाली को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसलिए आपने कत्ल की बाबत खामोश रहना ही मुनासिब समझा। और बाली का क्या किया आपने? सोलंकी ने पूछा। गवाह ने सोलंकी की तरफ देखा और फिर वापस मुकेश की ओर देखा। आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब के सवाल का जवाब दीजिए। मुकेश दयानतदार बनता बोला। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। असल में मैं खुद भी आपसे यही सवाल पूछने जा रहा था। मैंने बाली को अपने कब्जे में कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सोलंकी ने कहा। वो हमारी प्रॉपर्टी थी। वो केस की इन्वेस्टिगेशन में काम आने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्लू था। आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, फौजी हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। आपको मालूम होना चाहिए था कि मौका वारदात से छेड़छाड़ करना जुर्म होता है। आई एम सॉरी। ऊपर से आपने मर्डर को रिपोर्ट नहीं किया। एक कर्तव्यपरायण नागरिक का रोल अदा करने में कोताही की। मैं मजबूर था। कत्ल का इशारा मेरी खुद की बीवी की तरफ ना होता तो मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाता। आपकी खामोशी की वजह से मुमकिन था कि लाश तब भी बरामद ना होती जबकि वो हुई। मकतूल का भतीजा शांतनु राजपुरिया अपने अपॉइंटमेंट पर लेट पहुंचता या किसी वजह से पहुंच ही नहीं पाता तो सोचिए क्या होता। मैंने इस बाबत कुछ कुछ किया था। क्या? शाम तक कोई हिलडुल ना होती तो मैं ही कुछ करता। पुलिस के लिए इस बाबत गुमनाम टिप छोड़ता या किसी बहाने फिर वहाँ जाता। तो ये तो आप बाद में करते। आपने कहा था कि पहले कुछ किया था। पहले क्या किया था? मैं लॉज से निकल कर एक लोकल रेस्टोरेंट में गया था। वहाँ मैं बियर पीता तब तक बैठा रहा जब तक कि मुझे राजपुरिया साहब का एक परिचित वहाँ पहुँचता नहीं दिखाई दे गया था। मुझे वहाँ ऐसे शख्स की आमद का इंतज़ार था जो कि राजपुरिया साहब का परिचित होने के अलावा मेरा भी परिचित होता। कोई 1 घंटे के इंतज़ार के बाद मोहनीश व्यास मुझे वहाँ दिखाई दिया। मैंने उसे ड्रिंक शेयर करने के लिए इनवाइट किया और फिर बातों बातों में ये बात उसे सलगाई थी कि राजपुरिया साहब मॉर्निंग में मुझे मार्केट में मिले थे, उसे याद कर रहे थे। उन्होंने ख़ास तौर से मुझे कहा था कि मोहनीश व्यास कहीं दिखाई दे तो उसे लॉज पर आने को बोलूँ। जैसे इस इलाके में राजपुरिया साहब का अदब है, आदर मान है, तो उसके रूम में मेरे को निश्चित था कि वो रेस्टोरेंट से निकलते ही राजपुरिया साहब से मिलने पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अपनी किसी और मसरूफियत की वजह से वो नहीं जा पाया। आपको कैसे मालूम? मालूम तो अपने आप होता। राजपुरिया साहब के कत्ल की बात उजागर हो जाती तो जंगल में आग की तरह सारे इलाके में फैलती। फिर मैं क्या उससे बेखबर रहता? फिर आपने क्या किया? तो शाम होने से पहले मैंने पुलिस को गुमनाम कॉल लगाने की सोची। मैंने वो ख्याल इसलिए छोड़ दिया कि सुना हुआ था कि पुलिस ऐसी कॉल्स का आखिरकार ट्रेस कर ही लेती है। उससे बेहतर मुझे ये लगा कि मैं खुद ही एक चक्कर फिर लॉज का लगाता। किस बहाने? बहाना तो तैयार था, वही पहले वाला, बैंक लोन के लिए सिफारिश वाला बहाना। मैं कह सकता था कि दोपहर के करीब जब मैं आया तो राजपुरिया साहब से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए शाम को फिर आया। और इस बार जाकर अगर आप लाश बरामद करते तो? इसलिए तो मैंने फिर फेरा लगाना था, लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। तब तक शांतनु राजपुरिया वहाँ पहुँच गया और मेरी समस्या ख़त्म हो गई। जो बाली आपने मौका वारदात पर पड़ी पाई थी और अपने कब्ज़े में की थी, उसकी बाबत लौटकर बीवी को बताया? नहीं। क्यों? बस नहीं बताया। क्यों? जवाब दीजिए। इस ख्याल से मेरा दिल हिलता था कि मेरी बीवी कातिल थी। आपको मालूम है कि कातिल कोई और है और वो गिरफ्तार है, फिर क्यों आप परेशान हैं? अब मुझे वैसे ही निश्चित तौर पर मालूम है कि मेरी बीवी कातिल नहीं। तब कातिल थी क्योंकि अपने मौका वारदात पर बीवी की एक बाली लाश के करीब पड़ी देखी थी। ये नहीं सूझा कि बाली वहाँ प्लांट की गई हो सकती थी? जी, बाली असल कातिल को कहीं किसी और जगह पड़ी मिली हो या उसने किसी तरीके से चोरी कर ली थी और शक की सुई आपकी बीवी को मोड़ने के लिए उसे मौका वारदात पर प्लांट कर दिया था। मुझे नहीं सूझा ये सब, गवाह बहुचक्का सा बोला। आप बीवी से बाली की बाबत बात करते तो शायद कोई माकूल वजह पता चलती, लेकिन आपने तो पूछा नहीं। नहीं, मैंने उस बात की तस्दीक की थी। उस रोज़ मुझे बीवी के कानों में टॉप्स दिखाई दिए थे। हो सकता है बाली की तलाश में आपकी बीवी भी लॉज में गई हो? हाँ शायद। और आपको इस बारे में जाती तौर पर कोई जानकारी नहीं? नहीं। लेखक दिवाकर चौधरी के बनाए टाइम टेबल में आपकी बीवी का जिक्र नहीं, तो शायद नहीं गई होगी। उसकी बाली गुम थी। आपने खुद बताया कि 9 तारीख की शाम को वो लॉज में गई थी, काफ़ी देर वहाँ ठहरी थी और हो सकता है तब उसकी बाली वहाँ लॉज में कहीं गिरी हो। इस लिहाज से मुमकिन तो है कि आपकी बीवी का फेरा लॉज में लगा हो, भले ही लेखक की नज़र में ना आया हो। हाँ, तो कब गई होगी? शायद 12:15 बजे के बाद किसी वक्त, क्योंकि 12:15 से अगर पहले गई होती तो जैसे लाश के करीब पड़ी बाली मुझे दिखाई दी थी उसे भी दिखाई दी होती। ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए बाली मुझे दिख गई। तो लिहाजा अगर वारदात के दिन आपकी बीवी लॉज में गई तो आपकी विज़िट के बाद 12:15 बजे के बाद गई। हाँ, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना, लेकिन मुझे पूछना है, मुकेश बोला। प्रोसिक्यूशन की अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन से एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछे जाने से रह गई थी। मेजर साहब, आपकी लॉज में विज़िट की बाबत स्थापित है कि वो विजिट क्विक एंड आउट जैसी थी। आप लॉज के भीतर जाते देखे गए, लेकिन उल्टे पांव लौटते भी देखे गए। आपने लाश की बरामदगी से ताल्लुक़ रखता अपना जो बयान दिया उससे जाहिर होता है कि आप लॉज के भीतर बहुत देर ठहरे। आप भीतर गए, राजपुरिया साहब आपको भीतर नहीं मिले तो आपने उनको आवाज़ लगाई, जवाब का इंतज़ार किया। जब नहीं मिला तो आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए। मास्टर बेडरूम में आपने लाश देखी, वहाँ पड़ी बाली दिखाई दी। कुछ क्षण ठहरे भी होंगे, बाली पर काबिज़ हुए, सीढ़ियाँ उतर कर नीचे उतर कर आए और वहाँ से चले गए। इतना काम आपने किया जो कि पलक झपकाते तो हो नहीं सकता, क्विक इन एंड आउट के तहत तो हो नहीं सकता। इन दो परस्पर विरोधी बातों का आपके पास क्या जवाब है? मैं असल में 2 बार गया था। इस जवाब ने सोलंकी को ही नहीं जज को भी सचेत किया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका लॉज में एक फेरा 12:15 बजे से पहले भी लगा था? किस वक्त? 11:55 पर। तो आपको 12:15 बजे वाले फेरे का गवाह है, उसको आप तब क्यों नहीं दिखाई दी? वजह थी, गवाह पहलियां ना बुझाए। कोर्ट गवाह से छुपाना नहीं चाहता कि कोर्ट गवाह के अब तक की गवाही से खुश नहीं है, इसलिए अब गवाह ने जो कुछ कहना है स्पष्ट और एकमुश्त कहे।
बात यह है कि 11:55 पर मैं अपनी कार पर वहाँ नहीं पहुँचा था। मेरी कार के इलाके में जो रिप्यूट बनी थी, जैसे वो मेरी शिनाख्त बनी हुई थी, इससे मैं नावाकिफ़ नहीं था। मैं लॉज के सामने के कॉटेज वाले गवाह रहस्य कथा लेखक दिवाकर चौधरी से भी नावाकिफ़ नहीं था। कार पर लॉज पर पहुंचने की जगह पैदल आने से कोई गारंटी नहीं थी कि मेरी खबर दिवाकर चौधरी को ना लगती, लेकिन कार से मेरी खबर ज़रूर लग जाती। तो मैंने इन सब चीज़ों से बचने के लिए पैदल ही वहाँ गया था। आप अपने विजिट को सीक्रेट क्यों रखना चाहते थे? मेरी बीवी के कान की एक बाली गुम थी। ये बात मुझे वारदात वाले दिन से एक दिन पहले ही मालूम थी। मेरी बीवी मंगलवार 9 अगस्त को लॉज पर गई थी। काफ़ी अरसा वहाँ ठहरी थी। मुझे यकीन था कि तभी उसकी बाली वहाँ पर गिरी थी। मुझे मालूम था कि बुधवार को राजपुरिया साहब लॉज पर अकेले थे, इसलिए मैं समझता था कि मैं उनकी जानकारी में आए बिना वहाँ गिरी पड़ी बाली तलाश करने की कोशिश कर सकता था। उनका कत्ल नहीं हुआ होता और आपका उनसे आमना सामना हो जाता, तब आप क्या करते? तो मैं बाली की बाबत उन्हीं से सवाल करता। बात कोई ज़्यादा आश्वस्त करने वाली नहीं है, लेकिन जाने दीजिए। ये बताइए, जब बाली आपको मिल गई, आपका मतलब हल हो गया, तो दोबारा वहाँ लौटने का क्या प्रयोजन था? क्या आप लाश के साथ 2 बार हाजिरी लगाने का रिस्क लेना चाहते थे? देखिए, अब मुझे मालूम है कि लॉज में मेरे पहले फेरे की लेखक दिवाकर चौधरी को खबर नहीं लगी थी, लेकिन तब मुझे अंदेशा बराबर था। दूसरा फेरा कार पर सवार होकर लगाने पर मेरा उसकी तवज्जो में आना लाजमी था। फिर वही मेरा गवाह होता। जैसे आनन फानन मैंने लॉज से वापसी की थी, उसकी रूम में मैं कातिल नहीं हो सकता था। कत्ल कर पाने लायक टाइम तो मैं वहाँ रुका ही नहीं था। मेरे पहले फेरे पर भी उसने मुझे आते या जाते देखा होता तो वो यही समझता कि तब उसको मुझे पहचानने में मुगालता लगा था, और मैं यही कन्फ्यूज़न खड़ा करना चाहता था, जिसमें कि आप कामयाब हो गए। योर ऑनर, इस गवाह ने बहुत गलतियां, बहुत नादानियां की हैं, लेकिन ये बात फिर भी इसके हक में जाती है कि ये अगर अपनी ज़बानी अपने लॉज पर पहले फेरे की बात कबूल नहीं करता, तो किसी और तरीके से ये बात कभी उजागर नहीं होती। जज ने इस बात पर अपनी सहमति दी। अगर प्रोसिक्यूशन ने इस गवाह से और कुछ नहीं पूछना तो गवाह कटघरा छोड़ सकता है। ब्रजेश सिंह ने सशंक भाव से सोलंकी की तरफ देखा। सोलंकी ने इनकार से सर हटाया। ब्रजेश कटघरा छोड़कर चला गया। योर ऑनर, अब मैं डिफेंस के आखिरी विटनेस मिसेस महिमा सिंह को बुलाना चाहता हूँ, मुकेश बोला। महिमा सिंह की आवाज़ लगी। वो कोर्ट में हाजिर नहीं पाई गई। मैं महिमा सिंह की गवाही को नज़रअंदाज करके अपने केस का समापन करने को तैयार हूँ, मुकेश बोला। योर ऑनर, सोलंकी ने कहा, जब हालात का इशारा साफ इस तरफ है कि वारदात के दिन लॉज में महिमा सिंह का भी फेरा लगा था, भले ही वो मेजर सिंह के शक के मुताबिक कत्ल को अंजाम देने के लिए था या बालिग की तलाश के लिए था, तो उसकी गवाही को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? आप उसकी गवाही को महत्वपूर्ण मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो आपने उसे केस के अपने प्रेजेंटेशन के दौरान अपने गवाह के तौर पर क्यों नहीं पेश किया? तब हम लेखक के बताए लॉज के आवाजाही के टाइम टेबल से वाकिफ़ नहीं थे। आप वाकिफ़ हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। तो आप अब उसे विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन के तौर पर समन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप करेंगे ऐसा? सोलंकी गड़बड़ाया। नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन किसी भी दूसरे कैंडिडेट को, महिमा सिंह हो या कोई और हो, बतौर कातिल प्रेजेंट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अगर ऐसा करेगा तो खुद ही मुलजिम कमलेश दीक्षित के खिलाफ अपने केस की हवा निकाल बैठेगा। कहीं मैं गलत कह रहा हूँ? प्रोसिक्यूशन महिमा सिंह की गवाही से कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं करता। हम महज एक रूटीन के तौर पर डिफेंस इज़ रेडी टू डू विदाउट दैट रूटीन। ऑल राइट, सो वुड आई। थैंक यू ऑनर। अपने केस की प्रेजेंटेशन के कंक्लूजन में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन निर्विवाद रूप से अपनी कोई भी बात इस कोर्ट में स्थापित करने में कामयाब नहीं हुआ। ये भी नहीं कि एक कत्ल का केस है। ये बिल्कुल साफ है। ऐसा इसलिए हुआ योर ऑनर क्योंकि प्रोसिक्यूशन को निर्विवाद रूप से साबित करने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई कि कत्ल के लिए, अगर ये कत्ल का केस है, जिम्मेदार नौजवान मुलजिम कमलेश दीक्षित है। मुलजिम के खिलाफ कुछ परिस्थितिजन्य सबूत हैं, जिनकी तर्जुमानी अपने ढंग से, अपने को रास आने वाले ढंग से प्रोसिक्यूशन ने की है, लेकिन वो तर्जुमानी यूनिक नहीं है, इकलौती शाश्वत सत्य नहीं है।
2+2=4 जैसी सरल नहीं है, चौकस दुरुस्त नहीं है। परिस्थितिजन्य सबूतों की एक तर्जुमानी और भी कोर्ट के सामने आई, जो कि डिफेंस ने की है, जो प्रोसिक्यूशन के नतीजों से 21 नहीं तो 19 भी नहीं है। सरकारी एक्सपर्ट्स ने भी इसे 2 टूक बेहिचक कत्ल का केस करार नहीं दिया। मेडिकल एग्जामिनर ने ही केस का ये बड़ा रहस्योद्घाटन किया कि मरने वाले की मौत जीटा प्लेस के ओवरडोज से नहीं हुई थी, उसकी मौत दम घुटने से हुई थी, जिसकी वजह फर्श पर गिरा पड़ा वो सफ़ेद चौकोर कुशन था जिसमें मरने वाले का मुंह धंसा हुआ था। इसकी जो संभावनाएं कोर्ट के विचारात सामने आई वो ये थी कि अगर ये कत्ल था तो कातिल ने ओवरडोज के बाद वो कुशन मरने वाले के मुंह के नीचे सरकाया ताकि उसका दम घुट जाता, वो मर जाता, या ये एक्सीडेंट का केस था, मरने वाला संयोगवश एक्सीडेंटली जब जीटा प्लेस के ओवरडोज से बेहोश होकर गिरा था तो औंधे मुंह उस कुशन पर जाकर गिरा था और ये उसकी बदकिस्मती थी कि दम घुटने से वो मर गया। एक तीसरी संभावना आदरणीय नकुल बिहारी आनंद साहब ने पेश की थी, भले ही मेरी खिल्ली उड़ाने के लिए पेश की थी, कि मरने वाले ने वो कुशन खुद अपने मुंह के नीचे सरका लिया था क्योंकि वो आत्महत्या करना चाहता था और अपनी कोशिश में कामयाब हुआ था। लेकिन प्रोसिक्यूशन के लिए कत्ल के अलावा कोई भी थ्योरी खुदकुशी या हादसा मजाक का मुद्दा है, क्योंकि वैसा कुछ मानने से कत्ल का ये मुकदमा बेमानी है। मुलजिम कमलेश दीक्षित की गिरफ्तारी बेमानी है और बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद उनका रोल भी बेमानी है। ये कत्ल का केस है, इसी वजह से ये मुकदमा है और मुकदमे में उनके रोल की, उनकी भागीदारी की सार्थकता है। इसी वजह से मुलजिम के खिलाफ परिस्थितिजन्य सबूतों की मनमानी तर्जुमानी पर उनका जोर है। क्या है वो सबूत और क्या है उनकी सरकारी तर्जुमानी जिन पर कि मुलजिम की ज़िंदगी का दारोमदार है? ऐसा एक सबूत सरकारी गवाह, चश्मदीद गवाह शिशिर खोटे का बयान है कि उसने वारदात के दिन सुबह 10 बजे के आसपास मुलजिम को राजपुरिया स्टेट में देखा था। क्यों उसने वो बयान दिया? क्योंकि उसकी मुलजिम कमलेश दीक्षित से अदावत थी, क्योंकि उसने एक बार मुलजिम की गर्लफ्रेंड सुरभि शिंदे को छेड़ा था तो मुलजिम से मार खाई थी। कहने का तात्पर्य ये है योर ऑनर कि ऐसे मोटिवेटेड, ऐसे बायस शख्स की गवाही पर क्यों कर विश्वास किया जा सकता है? मुलजिम का खुद का बयान है कि वो राजपुरिया स्टेट पर क्या गोरई में या उसके आसपास भी नहीं आया। आप ही सोचिए योर ऑनर, मुलजिम उड़कर तो राजपुरिया स्टेट नहीं पहुंचा था, मुंह अंधेरे तो नहीं आया था, फिर गवाह शिशिर खोटे ने उसे कैसे देखा? और वो भी तब जबकि वो लॉज की पहली मंजिल की एक खिड़की से नीचे कूद रहा था। किसी और शख्स ने कहीं क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा क्योंकि देखने को कुछ था ही नहीं। लिहाजा गवाह शिशिर खोटे ने भी कुछ नहीं देखा था। उसने मुलजिम को कातिल समझा जाने को अपने लिए वरदान समझा था और मुलजिम के हाथों ही अपनी अपमान का बदला लेने के लिए वो उतावला था। मेरा इस अदालत से, सरकारी वकील साहब से, पुलिस से और सबसे सवाल ये है कि कैसे ऐसे शख्स की गवाही को भरोसे के काबिल माना जा सकता है, और वो भी किसी छोटे मोटे केस में नहीं, एक कत्ल के मुकदमे में। मुकेश एक क्षण को श्रोताओं पर अपने शब्दों का प्रभाव देखने के लिए रुका। बहुत बढ़िया जा रहे हो, कीप इट अप, उसके पहलू में सुबीर पसारी फुसफुसाया। अब मैं, मुकेश ने फिर से बोलना शुरू किया, मुलजिम के खिलाफ केस के में जो परिस्थितिजन्य सबूत हैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। क्या है वो सबूत? एक फूलों की क्यारी में बनी मिली जूतों की छाप। 2, उसके एक पतलून के पहुँचों में बरामद हुई लाल बजरी की लाल धूल। 3, गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से बरामद हजार के 20 नोट। मुलजिम के खिलाफ ये 3 बड़े सबूत माने जा रहे हैं जिन पर पुलिस का, प्रोसिक्यूशन का मुकम्मल केस टिका है। मेरा सवाल है, क्यारी में बने पाए गए किसी के दाएं पांव के जूते की छाप में क्या दम है? मैंने कोर्ट में स्थापित करके दिखाया है कि वो जूता मास प्रोडक्शन के आइटम है और उसके पहनने वाले अगर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मुंबई में हो सकते हैं तो 2, 4, 10 कोरई में या आसपास भी हो सकते हैं, और उनमें से एक उस चोर के पांव का भी हो सकता है जो कि लॉन्च में वारदात के दिन चोरी के इरादे से दाखिल हुआ। प्रोसिक्यूशन ने फरमाया कि जूते का सोल एक ख़ास तरीके से घिसा हुआ था, लेकिन अपनी बात को बल देने के लिए क्या कोई तजुर्बा करके दिखाया कि वैसे ही किसी दूसरे जूते का सोल ऐन उस तरीके से नहीं घिस सकता? नहीं दिखाया, खाली ज़बानी जवा खर्च किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त
बरामद उसके जूतों से और क्यारी से मिली सोल की छाप में से एक जल्दबाजी का भ्रामक नतीजा निकाला गया था कि दोनों निशान मिलते थे और ये बात मुलजिम की मौका वारदात पर मौजूदगी स्थापित करती थी। अब दूसरे परिस्थितिजन्य सबूत पर गौर फरमाइए। मुलजिम के एक पतलून के पौंचों में वैसी लाल धूल पाई गई जैसी कि राजपुरिया स्टेट के बाजू के एक राहदरी पर बिछी लाल बजरी पर से उड़ती है। इसलिए गौर किया जाए योर ऑनर, इसलिए मुलजिम वारदात के वक्त मौका वारदात के करीब था। वो लॉज की एक खिड़की से कूदकर वहां से फरार होता देखा गया था। योर ऑनर, मेरा सवाल है कि कहाँ कोई ऐसी क्लॉक या कैलेंडर फिट पाया गया था कि घास में या पतलून के पौंचों में या कहीं और, जिसका मुआयना करके पुलिस प्रोसिक्यूशन ने ये घोषित किया कि बुधवार 10 अगस्त के दिन कत्ल के संभावित वक्त के आसपास मुलजिम मौका वारदात के करीब था या मौका वारदात पर था। मुलजिम वहाँ नौकरी कर चुका था। अपनी वहाँ नौकरी के दौरान उसका स्टेट में विचरना स्वाभाविक था और ऐसे किसी मौके पर स्वाभाविक था कि वो अपने उल्टे पौंचों वाली पैतलून पहने हुए हो। मुलजिम ने खुद अपनी गवाही में कहा कि वो अपने कपड़े खुद धोता था और उसे उस पतलून को पौंचे उलटकर धोने का कभी ख्याल तक नहीं आया था। इन तमाम तथ्यों पर कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन सामूहिक रूप से गौर करेगा तो यही नतीजा निकालेगा कि मुलजिम के खिलाफ ये कोई सबूत ही नहीं था, क्योंकि लाल धूल वारदात से पहले, बहुत पहले, कभी भी उसकी एस्टेट की नौकरी के वक्फे में उसकी पतलून के पौंचों में जमा हुई हो सकती थी। बाकी बची हजार के 20 नोटों की बात, तो उसके संदर्भ में मैं समझता हूँ कि गवाह धर्मेश उमाठे का बयान ही काफ़ी है कि वो रकम मकतूल के पास चोरी गई रकम नहीं हो सकती थी। दूसरे ये बात भी गौरतलब है कि डिफेंस ने किसी भी तरीके से ये बात स्थापित करने की कोशिश ही नहीं की कि वो रकम उसकी ज़िंदगी में मकतूल की संपत्ति थी। मौका वारदात पर फर्श पर लुढ़का पड़ा बटुआ ही ये स्थापित करने के लिए काफ़ी नहीं कि चोरी के इरादे से उसमें से कोई रकम निकाली गई थी। निकाली गई थी तो रकम ना कम ना ज़्यादा एग्जैक्ट 20,000 रुपये थी। 20,000 रुपये थी और हजार के 20 नोट की सूरत में थी। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त हजार के 20 नोट बरामद किए और कूद कर इस गलत, नाजायज़, अनचैरिटेबल मुलजिम पर जुल्म जैसे नतीजे पर पहुंच गई कि वो रकम चोरी की थी और मुलजिम ने मौका वारदात पर से चुराई थी। मुकेश एक बार फिर क्षण भर को ठिठका और फिर आगे बढ़ा। अब मैं अपनी स्टेटमेंट के आखिरी बात पर आता हूँ। योर ऑनर, डिफेंस ने अपनी तरफ से जो गवाह अदालत में पेश किए और जिनका दर्जा हॉस्टाइल विटनेस का बन गया, उनमें से सबके पास थोड़ी कमोबेशी से कत्ल का उद्देश्य था और कत्ल करने का अवसर था। कत्ल के लिए 3 चीज़ों की दरकार होती है साहब, मौका, मोटिव और हथियार। योर ऑनर, मौका सबके पास था, मोटिव सबके पास था और हथियार मौका वारदात पर उपलब्ध था। कातिल कमरा सारंगी हो सकती थी क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट थी। ड्रग एडिक्ट को उसकी खुराक ना मिले तो क्या वो कहर ढा सकता है, ये किसी से छुपा नहीं। दिलीप नटके अपनी रेस की लत की वजह से फाइनेंशियल प्रेशर में था, इतना ज़्यादा कि अगर वो अपने बुकी के साथ अपना क्रेडिट अकाउंट को एट पार ना कर पाता तो उसके बाउंसर्स आकर उसके हाथ पांव तोड़ सकते थे, उसे जान तक से मार सकते थे। ऐसे शख्स को किसी तरीके से इस हकीकत की वाकफियत थी कि उसका जिक्र बतौर बेनिफिशियरी काफ़ी प्रमुखता के साथ मकतूल की वसीयत में दर्ज था और यूं कोई रकम उसे तत्काल मिल पाती, या यही बात प्रचारित हो जाती कि मकतूल की वसीयत के तहत उसे कोई समुचित आर्थिक लाभ होने वाला था, तो उसके सर पर मंडराता अपाहिज हो जाने का खतरा, बल्कि जान का खतरा टल सकता था। लिहाजा दिलीप नटके के पास कत्ल का साउंड मोटिव था। मौका तो था ही, वो वहाँ विस्की का क्रेट डिलीवर करने आया था और हथियार जैसे कत्ल हुआ उसके तहत कोई मुद्दा ही नहीं था। मेजर ब्रजेश सिंह का किरदार जेलस हस्बैंड के तौर पर उभर कर आता है। इस संदर्भ में उनकी अपनी 2 विजिट्स को मर्ज कर वे एक विजिट बनाने की चतुराई भी काबिले गौर है। मानसी राजपुरिया का उद्देश्य किसी न किसी तरीके से अपनी मैरिज को सेव करना था, भतीजे का तलाक करवाने की जिद के तहत, जिसमें पलीता लगाने को मकतूल तैयार बैठा था। योर ऑनर, गौर किया जाए कि प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम कमलेश दीक्षित को इकलौते मर्डर सस्पेक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, जबकि अब आपने देखा कि ऐसा तो नहीं है। जिन लोगों का मैंने अभी जिक्र किया, जिनमें से किसी की तरफ भी पुलिस या प्रोसिक्यूशन की कोई तवज्जो नहीं थी, उन सब का दर्जा प्राइम सस्पेक्ट का बनता है। लिहाजा मुलजिम
कमलेश दीक्षित को बेगुनाह नहीं तो बड़ी हद ये कहा जा सकता है कि वो वाकया हुआ कत्ल के कई सस्पेक्ट्स में से एक सस्पेक्ट है। पुलिस ने अपनी तहकीकात जिम्मेदारी से की होती तो उन्होंने इतने सस्पेक्ट्स में से एक को सिंगल आउट किया होता, उसे कातिल साबित करके दिखाया होता। लेकिन उन्होंने क्या किया? ये किया कि जो पहला सस्पेक्ट पेशे नज़र हुआ, उन्होंने उसी पर अपना नादेशाही ठप्पा लगाया और ऐलान कर दिया कि केस हल हो चुका है। कातिल कमलेश दीक्षित था, उसका फांसी लगना महज वक्त की बात थी। कितने दुख की बात है कि प्रोसिक्यूशन ने पूरी वफादारी से पुलिस की लाइन को टोकिया और केस का विस्तृत विवेचन करने की जगह अपनी नाक से आगे देखने की जहमत नहीं उठाई। मुकेश फिर ठिठका, उसकी निगाह पैनी होती हुई अदालत में फिरी। अब बाकी क्या बचा योर ऑनर, सिवाय मुलजिम कमलेश दीक्षित की मुतवातर दुहाई के, दयनीय अपील के, उसकी फरियाद के कि वो कातिल नहीं है। अब मेरा ऑनरेबल कोर्ट से सवाल है कि क्या एक प्रतिशोध के अभिलाषी गवाह की गवाही की बिना पर, मिस इंटरप्रेटेड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बिना पर, कैजुअल, इनकम्प्लीट, अनऑथेंटिक मेडिकल और फॉरेंसिक एविडेंसेस की बिना पर, कितने ही अन्य संभावित सस्पेक्ट्स को नज़रअंदाज करते हुए मेरे अभागे क्लाइंट को कत्ल का गुनहगार ठहराया जा सकता है? उसे, जैसे कि सरकारी वकील साहब ने सिफारिश की, सख्त सज़ा सुनाई जा सकती है। अब फैसला ऑनरेबल कोर्ट के हाथ में है कि जब उसकी तकदीर का फैसला सुनाया जाएगा तब मुलजिम फैसले के तहत इस कोर्ट से बाहर कदम रखेगा तो जेल ले जाए बिना जेल की जेल जैसी वैन में सवार होगा या एक आज़ाद परिंदे की तरह घर जाने के लिए परेल की बस पकड़ेगा। मुकेश जानबूझकर ड्रामाई इफेक्ट पैदा करने के लिए ठिठका, एंड हेयर योर ऑनर, आई एंड माई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। मुकेश बैठ गया। कोर्ट में खामोशी छा गई। जज ने प्रोसिक्यूशन की सीट्स की दिशा में निगाह दौड़ाई। सोलंकी उठकर खड़ा होने लगा तो आनंद साहब ने उसे रोक दिया और खुद खड़े हुए। योर ऑनर, सावधानी से शब्द चयन करते वृद्ध धीर गंभीर स्वर में बोले, डिफेंस अटॉर्नी की स्पीच के, क्योंकि ये स्पीच ही थी, लफाजी के सिवा और कुछ नहीं, मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। मिस्टर माथुर ने अपने क्लाइंट के लिए हमदर्दी का यकीनन उम्दा ताना बाना बुना, क्लाइंट को अभागा बदनसीब बताकर बाकायदा उसके 4 चांद लगाए। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सेशन में लगे मर्डर केस का फैसला मुलाजिम का हॉरोस्कोप देखकर नहीं किया जाता। ये नोट करके भी नहीं किया जाता कि उसकी शक्ल दयनीय लगती है या मासूम लगती है। ऐसे ही अदालतों ने सूरत से मक्खी ना मार सकने लायक लगने वाले नौजवानों को मल्टी मर्डर्स का दोषी पाकर सजाएं सुनाई हैं। कोई भी नौजवान जिसके हाथ खून से रंगे हों अपने बदनसीबी का रोना रोकर हमदर्दी हासिल करने का हकदार नहीं बन जाता। ये नौजवान इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बना तो अपने वायलेंट एक्ट की वजह से, गिरफ्तार हुआ तो अपने वहशियाना करतूत की वजह से, ये जज साहब के सामने कटघरे में खड़ा है तो अपने कुकर्म की वजह से, और इसे सजा भी होगी तो इन्हीं वजूहात से। होमिसाइडल टेंडेंसीज हमेशा हर किसी की शक्ल से नहीं झलकती। भोली भाली सूरत वाले लोग भी जल्लाद होते हैं, इसलिए मुलजिम की सूरत से गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं। मिस्टर माथुर की स्पीच का दूसरा काबिल तारीफ़ पहलू ये है कि उन्होंने कई ऑल्टरनेट मर्डर सस्पेक्ट खड़े कर दिखाए, लेकिन ये भूल गए कि इनमें से कोई भी मौका वारदात की खिड़की से कूद कर फरार नहीं हुआ था। सबकी आवाजाही लॉज के मेन डोर से हुई थी। इसका जामिन खुद इनका सुझाया लॉज में आवाजाही के टाइम टेबल के रचयिता लेखक दिवाकर चौधरी हैं। लिहाजा जो कोई भी खिड़की से कूद कर भागा था, दिवाकर चौधरी ने उसे आते नहीं देखा था, क्योंकि 10:30 बजे से पहले उसका लॉज की दिशा में झांकना नहीं हो पाता था, और जाता इसलिए नहीं देखा था क्योंकि वो खिड़की से कूद कर भागा था। वो रूट दिवाकर चौधरी की निगाह के रेंज में नहीं आता था। अब जबकि कत्ल का टाइम गैप श्रिंक होकर 10 और 10:35 के बीच पहुंच गया है, तो ये बात भी स्पष्ट है कि कातिल को, जो कि मुलजिम कमलेश दीक्षित है, खिड़की से कूदकर मौका वारदात से इसलिए फरार होना पड़ा था क्योंकि तभी नीचे मेन डोर पर पहुंची प्रचारक गोविंद सुर्वे ने कॉल बेल बजाई थी। कातिल के पास ये जानने का कोई ज़रिया नहीं था कि नीचे सुर्वे आया था, जो कि जल्दी ही वहाँ से रुखसत हो जाने वाला था। वो दहशत में था, खौफ ज़दा था कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। लिहाजा घबराया बौखलाया आनन फानन खिड़की से कूदा। उसका एक पाँव नीचे फूलों की क्यारी में जाकर पड़ा। लैब से ये बात
साबित होती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के घोल का सांचा बनाकर जो छाप फूलों की क्यारी से उठाई गई है वो मुलजिम कमलेश दीक्षित के जूतों से बनी है। नौजवान जोशीले डिफेंस अटॉर्नी साहब जब केस में वैकल्पिक मर्डर सस्पेक्ट्स का छौंक लगा रहे थे तो उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि उनमें से कौन 9 नंबर का वैसा मास प्रोडक्शन वाला जूता पहनता था जैसा एक बड़ा लॉट इन्होंने बाकायदा कोर्ट में पेश करने का ड्रामा किया था। इन्हें इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि इनके सुझाए सस्पेक्ट्स में से कौन खिड़की के रास्ते फरार हुआ था। दोनों ही काम कर पाना इनके लिए मुमकिन नहीं था। इनके तमाम सस्पेक्ट मैन डोर से रुखसत होते देखे गए थे और मेरे ख्याल से 9 नंबर का जूता इनमें से कोई नहीं पहनता। इसलिए इन्होंने बड़ी सफाई से इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया। जब तक मिस्टर माथुर इन 2 पॉइंट्स पर कोई रोशनी नहीं डालते कोई इनके सुझाए सस्पेक्ट्स में से किसी को बतौर कातिल खाते में लाया जा सकता है। वृद्ध पानी का एक घूंट पीकर गला तर करने के लिए ठिठके और फिर आगे बढ़े। योर ऑनर, सुशील खोटे मुलजिम के खिलाफ चश्मदीद गवाह है जो कि उसने देखा था, उसे बयान करने के लिए खुद चौकी पहुंचा था। मेरा सवाल ये है कि क्या उसकी इतनी अहम गवाही को इसलिए खारिज कर दिया जाए क्योंकि उसकी मुलाजिम से पुरानी खुन्नस थी? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। फैक्ट इज़ फैक्ट, प्रूफ इज़ अ प्रूफ। लिहाजा मुलजिम की मौका वारदात पर मौजूदगी की तस्दीक 2 तरीक़ों से हुई, सुशील खोटे की गवाही से और मुलजिम के जूतों की फूलों की क्यारी में मिली छाप से। कम से कम इन 2 बातों को मुलजिम की निर्दोषिता की हाल दुआही और डिफेंस की लीगल जलगली नहीं झुठला सकती। मुलजिम की मजबूरी है बेगुनाह होने की दुहाई देना। मुलजिम के वकील साहब का कारोबार है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, लेकिन मैं नहीं समझता कि दोनों के काम का कोई कारआमद हासिल ऑनरेबल कोर्ट को दिखाई देगा और मुझे यकीन है कि ऑनरेबल कोर्ट भी इसे सख्त से सख्त सज़ा सुनाए जाने के लिए काबिल केस मानेगा। ये नौजवान कातिल है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ये बात कतई कबूल करने के लिए तैयार नहीं कि अभय सिंह राजपुरिया की मौत एक हादसा थी या उसने खुदकुशी की थी। दवाई के ओवरडोज से होश खोकर धराशायी होने के बाद मकतूल को खुदकुशी का ख्याल आया, ये तो बात बिल्कुल भी कबूल करने लायक नहीं। यह बात तर्क की कसौटी पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती कि धराशायी होने के बाद उसने एक कुशन अपने काबू में किया, अपने मुंह देकर अपना दम घुटने का सामान कर लिया। मकतूल अगर ओवरडोज से बेहोश होकर गिरा था तो वो ये काम नहीं कर सकता था। गिरने पर होश में था तो उसे मरने की जल्दी क्या थी और ज़रूरत भी क्या थी? क्या वजह थी जिसके तहत वो एकाएक लाइव का फ्लैश खुदकुशी का तमन्ना ही हो उठा था? इसका जो इंटेलिजेंट तर्कसंगत जवाब है वो ये है कि कोई वजह नहीं थी। लिहाजा खुदकुशी की थ्योरी तो सिरे से खारिज किए जाने के काबिल है। योर ऑनर, कलपता हुआ मुकेश बोला, ये क्या हो रहा है? ये कैसी दोहरी चाल है? आदरणीय आनंद साहब अभी कल इसी अदालत में अपने लंबे लेक्चर के तहत खुदकुशी का आइडिया पेश करके हटे हैं और अब इसे सिरे से खारिज किए जाने के काबिल बता रहे हैं। कल जो मैंने कहा था वो क्यों कहा था, इसकी मेरी नौजवान एडवर्सरी को समझ होनी चाहिए। मिस्टर माथुर, आर यू रेजिंग एन ऑब्जेक्शन? जज ने पूछा। यस योर ऑनर, मैं। द ऑब्जेक्शन इज़ ओवर रूल्ड। लेकिन सेट डाउन प्लीज़। चेहरे पर परम असंतोष के भाव लिए मुकेश बैठ गया। यू मे प्रोसीड मिस्टर आनंद। थैंक यू योर ऑनर। मेरी दूसरी थ्योरी, जिसका लर्नेड डिफेंस काउंसिल ने लोअर कोर्ट में तो जिक्र तक नहीं किया, लेकिन यहाँ जिसकी पुरजोर हाजिरी लगाने की कोशिश की कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ का केस था। मकतूल की मौत दुर्घटनावश हुई थी, यानी कि ओवरडोज के बाद मकतूल मुंह के बल गिरा तो उसका मुंह फर्श पर पड़े एक कुशन में धंस गया और दम घुट गया। योर ऑनर, इस संदर्भ में प्रोसिक्यूशन की दलील ये है कि इसे एक्सीडेंटल डेथ फिर से कैसे करा दिया जा सकता है। अगर मकतूल जीटाप्लेक्स के ओवरडोज के हवाले ना हुआ होता, यूँ उसकी चेतना लुप्त ना हुई होती, तो मुंह के बल कुशन पर गिरने के बाद जब वो पाता कि उसका दम घुट रहा था तो क्यों कर वो कुशन पर पड़ा रहता। एक रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर वो या तो कुशन पर से अपना सर हटाता या कुशन हटा देता। बाद में क्योंकि वो बेहोश हो गया था, इसलिए इन दोनों में से कोई काम कर पाने में वो अक्षम था और इसी वजह से उसकी जान गई। जीटाप्लेक्स का ओवरडोज इंस्ट्रूमेंट था, बुनियादी वजह था उसका जान से जाने की,
लिहाजा ये कोई हादसा नहीं, कत्ल ही था, और कातिल वो था जिसने ओवरडोज दिया। और वो शख्स कौन है, ये किसी से अब छुपा नहीं। वृद्ध ने ठिठक का सप्रयास एक अर्थपूर्ण निगाह मुलजिम पर डाली। योर ऑनर, अगर हम इसे कत्ल का केस तस्लीम करते हैं तो भी ये मानना होगा जिसने मकतूल के पेट में जीटाप्लेक्स का ओवरडोज पहुंचाया था, उसी ने मकतूल के बेहोश होकर धराशायी होने के बाद उसके मुंह के नीचे कुशन सरकाया था, ताकि ओवरडोज से मरने में जो कसर रह गई थी वो तब पूरी हो जाती। इस रेफरेंस में डिफेंस ने यह संभावना भी सरकाने की कोशिश की कि ओवरडोज देने वाला कोई और था और मुंह के नीचे कुशन सरकाने वाला कोई और। ये बात दिन की तरह साफ है योर ऑनर। वारदात की सुबह लॉज में मकतूल के अलावा कोई था तो वो केवल कातिल था। कातिल और मकतूल के अलावा किसी तीसरे शख्स की मौका वारदात पर हाजिरी की कोई दूर दराज की संभावना भी सामने नहीं आई है। मिस्टर माथुर ने पुलिस के प्रोसिक्यूशन के केस के हर पहलू पर मीन मेक की है, कमियां निकाली हैं, ऑल्टरनेट थ्योरीज और गवाह पेश किए, लेकिन इन्होंने ऐसा दावा एक बार भी नहीं किया कि वारदात के वक्त के आसपास लॉज में कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था। लिहाजा हम सेफली एज्यूम कर सकते थे कि दोनों काम दो जुदा लोगों के नहीं, एक ही शख्स के थे, और वो शख्स सामने खड़ा है। आनंद साहब ने खंजर की तरह एक उंगली मुलजिम की तरफ भौंकी। सबकी निगाह मशीनी अंदाज में मुलजिम की तरफ उठी। और आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी तमाम दलीलों के तहत, तमाम सबूतों के मद्देनज़र प्रोसिक्यूशन ऑनरेबल कोर्ट से अपेक्षा करता है कि वो निसंकोच मुलजिम कमलेश दीक्षित को हत्या और चोरी का अपराध करार देगा और उसके लिए दफ़ा 302 और दफ़ा 452 के तहत सख्त से सख्त सज़ा सुनाएगा, ताकि और लोगों को इबरत हासिल हो सके। डिफेंस ने और कुछ कहना है? जज ने पूछा। सिवाय इसके कुछ नहीं योर ऑनर, मुकेश बोला, कि मुलजिम बेगुनाह है और एनफ। जज ने कहा, फैसला शुक्रवार 16 सितंबर को सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न। शुक्रवार 16 सितंबर। शुक्रवार सुबह अदालत दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। कोई केस से संबंधित कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि सेशन जज के आगमन से पहले वहां मौजूद नहीं था। जज ने अपने चैम्बर से अपने कोर्ट में प्रवेश किया। सब लोग आदर से उठे। जज ने आसन ग्रहण किया और लोग बैठ गए। कमलेश दीक्षित के केस का टाइटल और नंबर अनाउंस हुआ। मुलजिम कोर्ट में हाजिर हो, जज ने सवाल किया। यस योर ऑनर, वो अभी हाजिर है। एक पुलिस अधिकारी जिसकी कस्टडी में मुलजिम था बोला। प्रोसिक्यूशन? यस योर ऑनर। सोलंकी उठकर खड़ा हुआ। नकुल बिहारी आनंद साहब ने उस रोज़ कोर्ट में हाजिरी भरने की जहमत नहीं की थी। उन्हें पूरा अंदाज़ा जो था कि कोर्ट का फैसला क्या होने वाला था। डिफेंस? यस योर ऑनर, मुकेश बोला। जज ने अपने बायफोकल्स में से एक सरसरी निगाह अपने सामने कोर्ट में दौड़ाई, अपने सामने पड़े फैसले के नोट्स व्यवस्थित किए और फिर धीर गंभीर स्वर में बोले, इस अदालत ने पेश किए गए गवाहों के बयानों का और मुलजिम के खिलाफ सबूतों का गंभीर अध्ययन किया है और प्रोसिक्यूशन की हो या डिफेंस की, कोर्ट के सामने रखी गई हर दलील की खूबी खामी पर खूब गौर किया है। फैसला सुनाने से पहले मैं केस से ताल्लुक़ रखते मेडिकल एग्जामिनर के रोल पर कमेंट पास करना चाहता हूँ। ये कोर्ट इस हकीकत से वाकिफ़ है कि मेडिकल एग्जामिनर मौका वारदात पर ही किए अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कत्ल के संभावित वक्त को एक बड़ी ब्रैकेट में रखता है, जैसे कि इस केस में उसे सुबह 10 बजे और दोपहर बाद 1 बजे के बीच रखा गया है। पोस्टमार्टम के दौरान ऐसे कई तरीके होते हैं जिनसे इस वक्फे को श्रिंक किया जा सकता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर एंड रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस, जैसे लाश के अकड़न का पैटर्न जो टेक्निकल टर्म में रिगोर मोर्टिस कहलाता है, जैसे स्टमक कंडीशन वगैरह। किसी भी तरीके से कोर्ट के नोटिस में नहीं लाया गया कि एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया या उन्हें कोई अहमियत नहीं दी गई। नतीजन कत्ल के वक्त का अंदाज़ा वही बना रहा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से निकाला गया था। किन्हीं और तरीक़ों से तदुपरांत वो वक्फा सुखड़ा और तस्लीम किया गया कि कत्ल 10 और 10:35 के बीच में हुआ था, लेकिन जिस आधार पर यह नतीजा निकाला गया वो सरासर गलत और भ्रामक सिद्ध हो सकता था। प्रामाणिक नतीजे मेडिकल और फॉरेंसिक तरीक़ों से ही सामने आता है, जिनको अमल में लाने की प्रत्यक्षता कोई कोशिश नहीं की गई। यही कोताही पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी दिखाई दी कि उन्होंने वारदात के रोज़ लॉज में आवाजाही की कोई पड़ताल करने की कोशिश नहीं की, जैसे कि डिफेंस ने की, और नतीजन उस रोज़ के लॉज में कई विजिटर्स खोज निकाले
जिनके पास कि कत्ल का उद्देश्य भी था और मौका भी था। यह अदालत पसंद करती कि जैसे पुलिस को लॉज पर प्रचारक गोविंद सुरवे की विजिट की खबर थी, वैसे उन्हें कमला सारंगी, दिलीप नटके, मेजर ब्रिजेश सिंह, मानसी राजपुरिया की भी खबर होती। ये लोग बतौर विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन कोर्ट में पेश किए गए होते। झोल झाल तफ्तीश करना पुलिस का करैक्टर बन गया है, लेकिन मेडिकल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी इसी लाइन को टो किया, इसलिए उनसे कोर्ट को ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या 9 नंबर का जूता पहनने वाला मकतूल से संबंधित या संबंधित रह चुका कोई दूसरा शख्स नहीं था। खेद की बात है, पुलिस ने इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की। हजार के 20 नोटों को, जो कि मुलजिम के पास से बरामद हुए, मकतूल की मिल्कियत साबित करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट विवेचन अधिकारी से ये सवाल करता है कि पुलिस तफ्तीश में ये सामने आया था कि मकतूल अपना कैश पैसा किसी एक जगह जमा रखने की जगह कई जगह रखने का आदी था, जैसे किसी दराज, शेल्फ या कहीं और। पुलिस ने दावा किया कि 20,000 के नोट मकतूल के उस बटुए में से निकाले गए थे जो कि मौका वारदात पर लुढ़का पाया गया था, लेकिन इस हकीकत पर कोई रोशनी डालने की कोशिश नहीं की गई कि असल में लॉज में चोरी करने के लिए कितना कैश उपलब्ध था और क्यों तमाम के तमाम पर मुलजिम ने हाथ साफ करने की कोशिश नहीं की थी। इस सिलसिले में पुलिस का बटुए पर ही क्यों जोर था? क्यों उन्होंने इस बात को खातिर में लाना ज़रूरी नहीं समझा कि 20,000 रुपये की रकम बटुए जैसी किसी एक जगह में नहीं, कई जगहों से उठाकर कब्जे में की गई थी? आखिर वो लॉज का मुलाजिम रह चुका था, उसे मालूम हो सकता था कि मालिक अपना कैश कहाँ रखता था, भले ही उसे लॉज में घूमने फिरने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी बातें लॉज में आने के कैजुअल बुलावे के दौरान भी जानी जा सकती है। बहरहाल, ये अदालत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर कोई सख्त स्ट्रिकर पास करने से परहेज करते हुए अपना फैसला सुनाती है। प्रत्याशा ने तमाम श्रोताओं ने जैसे सांस रोक ली। तमाम सबूतों और गवाहों के उनके बयानात के मद्देनज़र, तमाम प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स के मद्देनज़र, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि प्रोसिक्यूशन निर्विवाद रूप से मुलजिम को अपराधी सिद्ध कर दिखाने में नाकाम रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ फेल्ड टू प्रूव द एक्यूज गिल्टी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। ये अदालत कबूल करती है कि प्रथम साक्ष्य में मुलजिम अपराधी जान पड़ता है, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं जिसकी कोई अलग प्रोसिक्यूशन के वज़न के विपरीत तर्जुमानी न की जा सके, जैसे कि डिफेंस ने की। इस अदालत को मुलजिम के खिलाफ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसे कि एयर टाइट साक्ष्य का दर्जा दिया जा सके। कानून कहता है कि 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर मुलजिम के खिलाफ केस में कहीं शक की कोई गुंजाइश पाई जाती है तो उसका लाभ मुलजिम को मिलना चाहिए। लिहाजा मुलजिम को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए यह अदालत उसे उस पर लगे चोरी और कत्ल के इल्ज़ाम से बरी किए जाने का हुक्म सुनाती है। अदालत से बाहर के गलियारे में सुबीर पसारी ने इतना कस के मुकेश को गले लगाया कि मुकेश को अपनी पसलियाँ चटकती महसूस हुई, लेकिन वो इतना खुश था कि उसे कोई एतराज़ नहीं हुआ। You did it, my dear, you did it. We did it. मैंने क्या किया? तुमने बहुत कुछ किया। मुझे हर कदम पर मॉरल सपोर्ट दिया, मुझे कानूनी नुक्ते सुझाए, मुझे बेशकीमती सलाहें दी जो मुझे इस केस में करना चाहिए था, भले ही फीस में काला पैसा नहीं हमें मिला। अब जीत गए हो तो देखना सारी कसर पूरी हो जाएगी। तुम्हें शायद मालूम ना हो, बाहर इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड में मीडिया का मेला लगा हुआ है। सारे मीडिया पर्सन वहाँ हैं। हर कोई तुम्हारा इंटरव्यू और बाइट लेना चाहता है, तुम्हारी तस्वीरें खींचना चाहता है। मुझे तो अभी 3-4 ओबी वैन भी दिखाई दी। लगता है कुछ चैनल्स पर तुम्हारा लाइव कवरेज आएगा। सुपर, आई एम ग्लैड। ये भी भगवान ने तुम्हारा बहुत बड़ा भला किया कि केस में तुम आनंद एंड एसोसिएट्स के मुकाबले थे। मीडिया को ये भी मालूम है कि प्रोसिक्यूशन के केस के हर स्टेप को खुद नकुल बिहारी आनंद मॉनिटर कर रहे थे। तुमने बहुत बड़ा मैदान मारा है मेरे यार। जज्बाती होकर पसारी ने उसे फिर गले लगा लिया। बहुत बड़ा किला फतह किया है। मुकेश भी बहुत ही जज्बाती हो गया। गॉड इज़ काइंड, वेरी ग्रेटफुल। फैसला सुनते ही सपन सोलंकी का मुंह देखने वाला था। यूँ चबड़ा लटका रखा था जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि केस हार गया।
खुद आनंद साहब अदालत में होते ना तो उनकी शक्ल भी देखने वाली होती। बहुत ही बड़ा तजुर्बा होता है ये भी। हाँ, क्यों नहीं होता। हाँ, मुझे इडियट साबित करने की कोशिश करते थे, बल्कि बंगलिंग इडियट साबित करने की कोशिश करते थे, जो हर काम बिगाड़ देता था, हर काम में फच्चर डाल देता था, किसी काम को ठीक से नहीं कर सकता था। द ओल्ड मैन विल इट हिज हार्ड नाउ आउट नाउ। मुझे उनको नीचा दिखाने की कोई मंशा नहीं थी। तुम मुझे क्या बताते हो यार, मुझे सब पता है। लेकिन जबरन केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने की उन्हें ज़रूरत ही क्या थी। केवल तुम्हें ह्यूमिलेट करना चाहते थे। लेकिन देखो, किसी को अभिमान करना अच्छी बात नहीं होती। इतना घमंड किया और देखो उनका सर ही नीचे। ए, सोलंकी आ रहा है। पसारी एकाएक जल्दी से बोला। बाहर का यही रास्ता है, शायद निगाह मिलाए बिना गुजर जाए। लेकिन ठिठके बात करे तो रॉब नहीं खाने का, इक्वल लेवल पर बात करना है। ओके। मुकेश ने सहमति में सर उठाया। मैं बाहर जाके मीडिया का हालचाल देखता हूँ। और हाँ, एक बात और, आज डिनर मेरी तरफ से। ओके ओके। पसारी लंबे डग भरता वहाँ से रुखसत हुआ। सपन सोलंकी करीब पहुँचा। ठिठका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। मुकेश जबरन मुस्कुराता बोला। और हाँ, किसी मुगालते में नहीं रहना। एक लड़ाई जीते हो, जंग नहीं जीत गए। बिल्कुल अपने बॉस वाली ज़बान बोलते हो तुम भी। सेशन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लगेगी। बहुत जल्दी तुम्हारा क्लाइंट फिर गिरफ्तार होगा और बहुत जल्दी फिर से रिहा भी हो जाएगा। कौन कराएगा? तुम तो हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड भी नहीं हो। जब तक केस लगेगा तब तक हो जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी। बड़े ऊंचे उड़ रहे हो। अभी नहीं, अभी तो उड़ना सीख रहा हूँ, लेकिन आगे आगे देखो क्या होता है। अगर केस हाई कोर्ट में लगा ना तो इस काम को अंजाम नहीं दे सकोगे। तो पसारी है ना बड़ा वकील, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मली फ्रॉम आनंद एंड आनंद, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आनंद साहब के मुंह पे ऐसा कहते तुम मानता? ऑफिस जा रहे हो? मैं भी साथ चलता हूँ, तुम्हारे सामने कह दूंगा। सोलंकी के चेहरे का रंग बदला। एक कामयाबी ने तुम्हें अब तक भुला दिया है। छोड़ो वो बातें, तुम तो फर्म में बहुत सीनियर हो, तुम्हें तो मालूम होगा कि आनंद साहब विस्की कौन सी पीते हैं। मुझसे क्या पूछ रहे हो, बताओ। आज मैं उनके लिए एक गिफ्ट में वही लेके आने वाला हूँ। बहुत ऊंचे उड़ रहे हो, लेकिन दिल से तो तुम भी जानते हो ना कि तुम्हारा क्लाइंट गुनहगार है। इरादतन ना सही, लेकिन खून उसी ने किया है। मेरे दिल की गवाही की कोई अहमियत है तो जाकर नकुल बिहारी आनंद साहब से बात करना और बोलना कि दिल से तो मैं ये भी जानता हूँ कि उनका दिल्ली वाला भतीजा खूनी है, जो कि लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर बेनिफिट ऑफ डाउट पाकर ही कोर्ट से छुटा है। फिर उनसे ये भी पूछना कि वो क्या कहते हैं और उनका दिल क्या कहता है। सोलंकी हड़बड़ाया और पैर पटकते हुए आगे बढ़ गया। तभी सुरभि शिंदे उसके करीब पहुंची। उसने डबडबाई आंखों से मुकेश की तरफ देखा और उसके पैरों की ओर झुकने लगी। बड़ी मुश्किल से मुकेश ने उसे वैसा करने से रोका। आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं? कोई ज़रूरत नहीं है शुक्रिया अदा करने की, मुकेश मुस्कुराता हुआ बोला। आपकी वजह से कमलेश को जीवन दान मिला है। मेरी वजह से नहीं, भगवान की वजह से। अब कमलेश रिहा कब होगा? अभी कोर्ट से जज के ऑर्डर की कॉपी जेल अथॉरिटीज़ को इशू होगी। वो लोग अपनी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे और शाम तक शायद रिहा हो जाएगा। जब पिछली बार गिरफ्तार हुआ था तो जेल अथॉरिटीज़ ने रिहाई में हफ्ता लगा दिया था। नहीं, इस बार मैं खुद ध्यान रखूँगा कि ऐसा नहीं होगा। आपने बिना फीस ले। छोड़ो वो किस्सा और जाओ यहाँ से, मिलो कमलेश से। उसी क्षण गलियारे के बाहरले हिस्से पर शिवराज अटवाल शांतनु राजपुरिया के रूबरू था। मैं ये अर्ज करना चाहता था, अटवाल बोला, कि मैं आज शाम को ही लॉस से चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। चर्च गेट पर मेरा एक कज़न रहता है। फ़िलहाल तो थोड़ा सा उसी के पास पना पाऊंगा और बाद में देखता हूँ। शांतनु ने सहमति में सर हिलाया। स्टेट के सेटलमेंट के सिलसिले में फिर वो बोला, शायद कभी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़े, इसलिए ठीक समझो तो अपने नए ठिकाने का पता मेरे पास छोड़ जाना। वो हिचकिचाया। कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसने कागज़ के एक पुर्जे पर अपने कज़न का नाम, फ़ोन नंबर और उसका चर्च गेट का पता लिखा और पुर्जा शांतनु को सौंपा। गुड बाय शांतनु जी, कोई खता हुई तो माफ़ कर देना। गुड बाय, शांतनु ने भी मशीनी अंदाज से जवाब दिया।
शनिवार 17 सितंबर सुबह 11 बजे मुकेश माथुर और सुबीर पसारी ऑफिस में मुकेश के कक्ष में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे कि उनका फ़ोन बजा। सर, कमलेश दीक्षित आपसे मिलना चाहते हैं। अकेला? हाँ ठीक है, आने दो। उसने रिसीवर वापस कैडर पर रखा। पसारी की भवें उठी। वो लड़का, हमारा हालिया क्लाइंट, शायद शुक्रगुजार होने आया होगा। शुक्रगुजार हो नहीं चुका काफ़ी अभी? पता नहीं, शायद मन नहीं भरा होगा या मिठाई खिलाने आया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी और झिझकते सकुचाते कमलेश ने कदम रखा। मुकेश ये देखकर सक पकाया कि उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो बार बार अपने होठों पर जबान फेर रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अभिवादन किया। वो झिझकता हुआ एक विजिटर्स चेयर पर बैठ गया। उसने सशंक भाव से पसारी की ओर देखा। मेरा पार्टनर है, बोलो। मुकेश ने नोट किया कि कमलेश दीक्षित बड़ी बेचैनी से कुर्सी पर बार बार पहलू बदल रहा था। उसके भाव से ऐसा लग रहा था कि अभी उठेगा और भाग खड़ा होगा। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? वो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। सुरभि ने मजबूर किया, प्यार का वास्ता दिया तब आया। क्या बात है? वो साथ आना चाहती थी। क्यों? उसे अंदेशा था कि परेल से मरीन ड्राइव के लिए चला मैं यहाँ नहीं पहुँचूँगा, बीच में कहीं गायब हो जाऊँगा। क्यों भला? वो बात ऐसी है कि मैं मजबूरन आया हूँ यहाँ सर। मेरी अपनी मर्जी चलती तो मैं हरगिज़ नहीं आता। सुरभि ने मुझे प्यार का वास्ता दिया, इसलिए आपको तो सच बोलना ही पड़ेगा। उसने ये तक कहा कि वो ऐसे आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी की डोर बांधने को तैयार नहीं जो झूठा फरेबी हो। सर, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके खोने की मैं कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको हकीकत बताने आया हूँ। कम टू द पॉइंट। क्या बात है? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि कत्ल तुमने किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या बात है? तो फिर क्या बात है? सर, वो बुधवार 10 अगस्त की, यानी कि वारदात वाले दिन की सुबह, मौका वारदात पर मैं लॉज की पहली मंजिल पर मास्टर बेडरूम में था। कमलेश सर झुकाए दबे स्वर में बोल रहा था। सत्यानाश! जबकि तमाम केस के दौरान तुम्हारी एक ही रट थी कि तुम तो राजपुरिया स्टेट के पास भी नहीं आए थे, गोरई में नहीं थे। वो मैंने झूठ बोला था, मेरी मजबूरी थी। मैं वहाँ अपनी हाजिरी कबूल करता तो बाकी सब कुछ भी कबूल करना पड़ता। इधर ऊपर देखो, मेरी तरफ। मुकेश के जबड़े भिज गए। उसने कुछ क्षण आपलक कमलेश की तरफ देखा और कर्कश स्वर में बोला, आंख उठाकर सीधे मुझसे बात करो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ऐन वारदात के वक्त मौका वारदात पर थे, लेकिन तुमने दावा किया था कि कत्ल तुमने नहीं किया। तो फिर क्या किया? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वो साहब, वो राजपुरिया साहब के कॉफ़ी के मग में जीटा प्लस की गोलियां डाली थी। मुकेश मुंह बायों से देखता रहा। और कहते हो कि कत्ल तुमने नहीं किया? हाँ, मैं अभी भी बराबर यही कहता हूँ सर। मैंने झूठ बोलना होता तो यहाँ नहीं आता। सुरभि की मनुहार पर, उसकी फटकार पर भी यहाँ नहीं आता। जब मैंने यहाँ आना कबूल किया तो झूठ बोलने का क्या मतलब? तो तुम कहते हो कि तुमने राजपुरिया साहब के कॉफ़ी के मग में जीटा प्लेक्स की 8 गोलियां डाली थी? नहीं, मैंने साहब 4 डाली थी। मैंने 4 ही निकाली थी। और मैं आज कसम खाकर कहता हूँ, सुरभि की कसम खाता हूँ, मैंने उनके कप में केवल 4 गोलियां डाली थी। 4 भी क्यों निकाली थी? क्यों कॉफ़ी के मग में डाली थी? क्योंकि मैं उनसे बदला लेना चाहता था। उन्होंने मेरी बहुत तौहीन की थी। खड़े पैर एक मामूली सी बात पर मुझे नौकरी से निकाल दिया था। सारे स्टाफ के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की थी कि मैं बदला लेने के लिए तड़प उठा था। राजपुरिया साहब का डेली रूटीन मुझे मालूम था। मैंने उनके डॉक्टर से उनकी बात भी सुनी थी, इसलिए मुझे मालूम था कि वो दवा कितनी ख़तरनाक है, उसका ओवरडोज कितना ख़तरनाक है। लेकिन 4 गोलियों के ओवरडोज से जान नहीं जा सकती थी। इतने ओवरडोज से खाने वाला तड़प सकता था, लेकिन मर नहीं सकता था। बस मैं यही चाहता था कि वो भी परेशान हो, तड़पें। इसलिए मैंने 4 गोलियां, और मुझे यकीनी तौर पर मालूम था कि 4 गोलियां ज़्यादा डालने से उन्हें कुछ नहीं होगा। मैंने बदले की भावना से प्रेरित होकर ये कदम उठाया था। तुमने मग में गोलियां डालकर उन्हें टॉर्च से कूटा था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आया था। मग में कॉफ़ी थी, वो ज़्यादा थी। गोलियां उस कॉफ़ी की परत के नीचे छुप गई थी।
तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर, मैं तो अभी भी नहीं कहता कि अगर सुरभि ने मुझे मजबूर नहीं किया होता। सुरभि ने क्यों बताया? वो मेरे मन में तूफान घुमड़ रहा था। मुझे ये बात बार बार साल रही थी कि मैं बरी हो गया, लेकिन असल कातिल अभी भी छुट्टा घूम रहा है। असल कातिल को पकड़ने की अब कोई कोशिश नहीं हो रही। इसलिए कोर्ट के फैसले के बावजूद भी अभी भी मैं ही कातिल था पुलिस की निगाहों में। और वो अब या तो केस को ठंडे बस्ते में डाल देते या फिर कोई नया एविडेंस की तलाश में मेरे पीछे पड़ जाते। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मेरे असलियत बयान के बिना असल कातिल का कुछ नहीं होने वाला था। और वो महज इसलिए बच निकला क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। वो दाएं बाएं देखने की भी कोशिश करती तो उन्हें सोचता कि कातिल शर्तिया तौर पे कोई और हो सकता है। मैं बरी हो गया साहब, लेकिन कातिल अभी भी आज़ाद घूम रहा है। इसलिए मेरे मन पर बोझ है और इस बोझ से मैं पागल हो जाऊंगा। तब मैंने मन की भड़ास सुरभि के सामने निकाली और फिर हम दोनों ने सोचा कि सारी बात आपको बता देनी चाहिए। तो अब ये बात बताने की है, अब क्या फ़ायदा? मैंने तुम्हें शुरू में कितना समझाया था कि वकील से झूठ मत बोलना, सारी बात बता देना। मैंने साहब झूठ नहीं बोला, और मैं नहीं बोलता तो मैं क्या करता? तो तुमने पूरा सच भी नहीं बोला था। जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुम्हें तभी बताना चाहिए था। मेरी मजबूरी थी। कत्ल नहीं किया होने की अपनी दुहाई को मजबूत बनाने के लिए ऐसा कहना मेरी मजबूरी थी। हे मेरे भगवान, क्या मेरी नियति में ऐसे ही क्लाइंट्स का डिफेंड करना लिखा है जो अपने ही वकील से खुला झूठ बोलते हैं? और अब यहाँ बैठकर शर्मिंदा होने से क्या फ़ायदा? तुमने तो मेरा जुलूस ही निकाल दिया। अब किस मुंह से मैं नकुल बिहारी आनंद का सामना करूंगा जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आगे संदेह लाभ पाकर छूटा मेरा क्लाइंट अपराधी था? साहब, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने केवल 4 गोलियां डाली थी और मैं इसकी सज़ा भी भुगतने को तैयार हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? तब आप मुझे डिफेंड करते। हाँ करता, लेकिन कत्ल के केस में ना करता, जोशो जुनून में हुई फौजदारी के केस में करता। इस बिना पर करता कि तुम्हारा कन्फेशन असल कातिल को पकड़वाने में सहायक सिद्ध होने वाला था। इसलिए अपने गुनाह के लिए तुम कम से कम सजा पाने के हकदार थे। अब खबरदार, अब जो कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। अब ये बको कि असल में क्या हुआ था। जी, वो राजपुरिया साहब ने मुझे बेइज्जत किया था, मैंने आपको पहले बताया था। छोटी सी बात पर उन्होंने मुझे बहुत ज़लील किया। सब नौकरों के आगे मुझे कुत्तों की तरह से मारा और मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे मन में उनके लिए रंजिश थी, हद तक बदले की भावनाएं थी। इससे आगे बढ़ो। वो मैं कई दिन से सोचता रहा कि मैं क्या करूं। मैं एक मामूली बाहैसियत आदमी उनसे कैसे बदला ले सकता था। फिर मुझे दिमाग में आया कि मैं उनकी कॉफ़ी में वो दवाई की ओवरडोज मिला दूं तो मैं अपना बदला पा जाऊंगा। जीटाप्लेक्स का ओवरडोज, ताकि वो मर जाते। नहीं, कंट्रोल्ड ओवरडोज, जिससे कि वो तड़पते लेकिन मरते नहीं। सर, मैं 2 महीने स्टेट की मुलाजमत में रहा था, इसलिए जानता था कि वारदात वाले दिन बुधवार को, यानी कि 10 अगस्त वाले दिन वो घर में अकेले रहेंगे। लिहाजा उस रोज़ सुबह मैं चुपचाप स्टेट पर और आगे लॉज पर पहुंचा और लाल बजरी बिछी बाजू की राहदारी पर चलते हुए अपने वो मुड़े पाँचों वाली पतलून पहने हुए तुम ऊपर गए। यानी कि लाल धूल कभी पहले नहीं, उसी दिन बुधवार 10 अगस्त को तुम्हारे पाँचों में दाखिल हुई थी, जमा हुई थी। जी, आगे। मैं लॉज पर पहुंचा। मैंने मेन डोर में झिरी बनाकर भीतर झाँका। कान लगाकर आहट लेने की कोशिश की तो मुझे लॉज सुनसान लगी। राजपुरिया साहब तब ऊपर बेडरूम में होते, लेकिन ये भी हो सकता था कि इत्तफाकन थोड़ी देर के लिए नीचे आए हों या कहीं चले गए हों। तो मैं चुपचाप भीतर दाखिल हुआ और मास्टर बेडरूम में गया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो बाथरूम में है। और जब मैंने उनकी चाय बनते हुए देखा और पास में ही जीटा प्लस की शीशी देखी, तो मैंने वो 4 गोलियां निकाल कर कॉफ़ी में मिला दी। लेकिन तभी मैंने ऐसा किया कि मुझे सीढ़ियों पर किसी की आहट सुनाई दी। कोई ऊपर आ रहा था, मैं नहीं जानता कि कौन। ये देखने के लिए मुझे वहाँ रुकना पड़ता। इतने में कुछ भी हो सकता था। राजपुरिया साहब बाथरूम से बाहर आ सकते थे, सीढ़ियों से मैं नीचे नहीं जा सकता था। इसलिए मैं खिड़की के चौखट पर चढ़ा और प्रोजेक्शन पर से लटक कर नीचे कूद गया और मेरा एक पाँव नीचे फूलों की क्यारी में जा पड़ा। मेरी बदकिस्मती से क्यारी में मिला फुटप्रिंट मेरे ही पाँव के जूते से बना था।
उसी हड़बड़ी में बटुआ फर्श पर फेंक कर भागे थे तुम? बटुआ फर्श पर फेंक कर भागा? और कहाँ फेंका था? फर्श पर पड़ा मिला था वो मुझे। कहीं भी पड़ा हो, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं था। तुमने राजपुरिया साहब का बटुआ काबू में नहीं किया था? उसमें से पैसे तुमने नहीं निकाले थे? 1000 के 10 नोट? नहीं, आप मुझे चोर समझ रहे हैं। चोरी करना मेरा मिशन नहीं था, मैं बस बदला लेना चाहता था। मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, और ना ही ऐसा नामुराद बेगैरत ख्याल मेरे मन में आया। धर्मेश उमाठे ने तुम्हें सिखाया पढ़ाया होगा, पहले से तैयार किया हुआ तुम्हारा गवाह नहीं था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सच कह रहे हो? साहब, ये कोई वक्त है झूठ बोलने का? जब मैंने जीटा प्लस की 4 गोलियां कॉफ़ी के मग में डाली होने की इतनी बड़ी बात कबूल कर ली, तो छोटी बात कबूल करने में मुझे क्या परेशानी? तो फिर फर्श पर बटुआ क्यों था और खाली क्यों था? ये शायद उसी शख्स का काम हो जो बाद में आया हो। फिर तो जीटा प्लेक्स की और 4 गोलियां भी उसी ने कॉफ़ी के मग में डाली और उन्हें करीब पड़ी टॉर्च के सिरे से कूटा ताकि वो छुरा बनकर कॉफ़ी में हिल मिल जाती। जी, और वापस आकर वैसे ही हुआ जैसा कि पुलिस ने बताया। उन्होंने बाथरूम से निकलकर कॉफ़ी पी, रिकलाइनर पर बैठे और वहाँ से गिर गए और ढेर हो गए कुशन के ऊपर मुंह पड़ने से। हाँ, कुशन इत्तफाकन मुंह के नीचे आ गया था, किसी ने इरादतन किया? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। इस वाक़े से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। नहीं, मैं तो जा चुका था, मैं पहले ही निकल गया था। दूसरा शख्स सीढ़ियों पर था, वो कौन था? अगर तुम्हारे बयान को सच माना जाए तो बाद का, तुम्हारे निकल जाने के बाद सब किया धरा उसी का था। हाँ सर। मुकेश ने पसारी की ओर देखा। अगर ये सच बोल रहा है तो? पसारी संजीदगी से बोला, सब किया धरा उसी का जान पड़ता है, जो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आया था और बेडरूम में पहुंचा था, और उसी ने ही कैबिनेट पर कॉफ़ी के मग का मुआयना किया, उसमें गोली मिलाई। उसे क्या पता था कि पहली 4 गोलियां मग में पहले से ही डाली हुई थी? उसने अपनी तरफ से केवल 4 मिलाई। उसने इसे देखा होगा, बेडरूम में नहीं देखा होगा तो खिड़की फांदते देखा होगा, शायद पीठ पीछे से पहचाना भी होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो कॉफ़ी के मग में जीटा प्लेक्स की 4 अतिरिक्त गोलियां उसे बताती थी कि वहाँ कोई ऐसा शख्स था जिसका इरादा नापाक था। जाहिर है कि वो भी राजपुरिया साहब के कत्ल का तमन्नाई था और जानता था कि जान चली जाने पर के लिए जीटा प्लेक्स की 4 गोलियां नाकाफ़ी थी। लिहाजा उसने मग में 4 गोलियां और डाल दी और छुपकर निश्चित रूप से घातक बन चुके ओवरडोज का नतीजा पेश होने का इंतज़ार किया। और हो सकता है उसी ने राजपुरिया साहब के मुंह के नीचे कुशन सरकाया, और उसने जान जाने के उस काम को रफ्तार देने के लिए ही राजपुरिया साहब के मुंह के नीचे कुशन सरका दिया, ताकि बेहोशी की हालत में दम घुटने से वो मर जाते। फिर उसी ने शायद मकतूल का बटुआ अपने काबू में करके नोट निकाल के बटुआ लाश के करीब फर्श पर फेंक दिया, ताकि पुलिस को कत्ल किसी चोर का काम नजर आए। और कोई बड़ी बात नहीं कि उन्होंने वहाँ की तलाशी भी ली हो और उपलब्ध और भी रकमें काबू में की हों। दिलीप नटके के 40-40 हज़ार रुपये के 4 पोस्ट डेटेड चेक भी ज़रूर वहाँ से वही शख्स लेकर गया हो। वो पोस्ट डेटेड चेक थे, इसलिए जाहिर है कि क्रॉस्ड अकाउंट पेई होंगे। पेई के तौर पर उन पर मकतूल का नाम दर्ज था, कैसे वो उन्हें कैश करा सकता था? तब उसे ये बात नहीं सूझी होगी। तब तो उसने दराज में कैश के साथ पड़े चेक देखे होंगे, तो उन्हें भी काबू में कर लिया होगा। बाद में जब देखा होगा तो शायद फाड़ कर फेंक दिए हों। हाँ, ये हो सकता है। तुम सच बोल रहे हो ना? मुकेश वापस कमलेश की तरफ घुमा। आप क्यों शक करते हो मुझ पर सर? पहले झूठ बोलने की कई वजह थी, अब कहाँ है वजह? अब तो अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, तो क्या झूठ बोलने के लिए आया हूँगा? ये ठीक कह रहा है मुकेश, पसारी ने धीरे से बोला। मुकेश ने सहमति में अपना सर हिलाया। अपने वकील से झूठ बोलना फिर भी गलत था। तुमने कोई चोरी नहीं की थी। जीटा प्लेस की जो 4 गोलियां तुमने मकतूल के कॉफ़ी के मग में डाली थी, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन वक्त आने पर मैं सोच लेता। एक्सप्लेनेशन ना चलती तो तुम्हें कोई छोटी मोटी सजा ही होती, तुम भुगत लेते। बाकी रही लॉज के भीतर जाने की बात, तो ये लॉज की स्थापित रूटीन थी कि दिन के वक्त वो खुला दरबार होता था, इसलिए तुम्हारा वहाँ गया होना कबूल करना किसी गंभीर एतराज़ के काबिल बात ना थी। लिहाजा तुम्हें शुरू में सच बोलना था। सॉरी सर, वो बड़े दयनीय भाव से बोला। इसलिए समझ नहीं रहे हैं आप मेरी बात को। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे वहाँ से भाग निकलने के बाद पीछे क्या हुआ था।
मुझे नहीं मालूम था कि राजपुरिया साहब की मृत्यु हो जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा। ये बात मुझे तब मालूम पड़ी जब लोअर कोर्ट में सरकारी डॉक्टर का बयान सुना था। तब मुझे राजपुरिया साहब के कत्ल की खबर लगी थी और मैंने ये समझा कि जीटा प्लेक्स के बारे में मैंने जो सुना था गलत सुना था। उसकी 4 एक्स्ट्रा गोलियां जानलेवा साबित नहीं हो सकती थी। डॉक्टर के बयान के बाद सच बोलते? कैसे बोलता? मैं जब शुरू से एक ही बात पर रट लगाए हुए था तो कैसे अपनी बात से मुकर जाता? ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन हाँ, गायब मत हो जाना। नहीं साहब, मैं कहीं गायब नहीं होऊंगा। अगर गायब होना होता तो मैं आते ही क्यों। ठीक है, जाओ यहाँ से। अब बीच में संपर्क बनाए रखना। मुकेश कुछ क्षण विचारपूर्ण मुद्रा में बैठा रहा। फिर वो पसारी से बोला, कातिल वो शख्स था जिसके सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने की आहट कमलेश ने सुनी। कोर्ट में मैंने जो ऑल्टरनेट सस्पेक्ट खड़े किए थे उन सबको प्रोसिक्यूशन ने ये कहकर खारिज कर दिया कि उनमें से हर कोई लॉज के मेन डोर से दाखिल हुआ था और मेन डोर से ही रुखसत हुआ था। कोई भी 9 नंबर का जूता नहीं पहनता था। कमलेश अब जो कुछ यहाँ कहकर गया उससे ये स्थापित होता है कि मेरे सुझाए ऑल्टरनेट सस्पेक्ट में से किसी का भी खिड़की के रास्ते फरार हुआ होना ज़रूरी नहीं था और 9 नंबर का जूता पहनने वाला भी होना ज़रूरी नहीं था। अगर उनमें से कोई कातिल था तो वो बड़े आराम से टहलता हुआ लॉज से चला गया। अब उनमें से कातिल कौन है ये कैसे पता चलेगा? सुनो मुकेश, तुम्हारे मर्डर सस्पेक्ट्स की लिस्ट में महिलाएं भी हैं, कमला, मानसी राजपुरिया, महिमा सिंह, लेकिन बतौर कातिल अभी उन्हें नज़रअंदाज करो। अभी तुम मेल सस्पेक्ट्स पर ध्यान दो। भतीजे के बारे में क्या ख्याल है? शांतनु राजपुरिया? लेकिन वो तो शाम 5 बजे लॉज में गया था, जबकि कत्ल हुए कई घंटे हो चुके थे। इस बात का क्या सबूत है भाई?